हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वन शॉट के अंदर। हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं कम से कम टाइम के अंदर। ठीक है। और बाकी पूरा कैलकुलस हम लोग ने एंटायर कैलकुलस जो है अभी तक रिवाइज कर चुके हैं हम लोग। बस ये लास्ट चैप्टर हमारे पास ये होने वाला है। उसके बाद हमारे पास पूरे कैलकुलस का रिवीजन जो सीरीज़ चल रहा था वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इस सीरीज़ को भी एंड करेंगे और चैप्टर भी हमारे पास आज एंड होने वाला है। शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके अभी कर लीजिए, ठीक है ना। और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेशन पीडीएफ जो है वो भी आपको इस सेशन के बाद ही जस्ट आपको प्रोवाइडेड, मतलब लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने WBJE का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला पीडीएफ अभी तक आपने नहीं देखा है, वो जाइए आप, मैं आई बटन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके वो पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे WBJE 2023 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ मैंने अपलोड किया था। आप वहाँ से जाके, अगर आप WBJE एस्पिरेंट है तो वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ बेसिक फंडे, आपको पता ही है कैसे पढ़ाता हूँ मैं, कुछ बेसिक फंडे जहाँ पे हमारे पास बेस तैयार हो जाएगा इस चैप्टर का कि डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम सुन के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन गाइस कौन सा इक्वेशन होता है? इक्वेशन जिसमें गाइस एक्स वाई एफ एक्स या फिर उसके डेरिवेटिव, क्या फिर से बताता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ऐसा एक इक्वेशन होता है जहाँ पे हम लोग एक्स की टर्म्स हो सकती है, वाई की टर्म्स हो सकती है। वाई की टर्म्स मतलब वाई बराबर एफ एक्स वाला, और उसका जो डेरिवेटिव है, मतलब वाई का जो वाई बराबर एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, वैसी टर्म्स जो है अगर प्रेजेंट होती है तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। आप एग्जांपल नीचे देख सकते हो, जैसे हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y(x), ऐसा कोई मतलब लिखा हुआ है। यहाँ पे y की टर्म्स भी है, x की टर्म्स भी है, हमारे पास y का जो है डेरिवेटिव है वो भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसलिए मैं इसे बोलूँगा कि ये जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की हो सकती है गाइज? ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बताता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के भी हो सकता है हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर का भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है। nth ऑर्डर मतलब कोई भी ऑर्डर का ले लो, nth ऑर्डर भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सर ऑर्डर तो आपने बता दिया, ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर जो है वो हमेशा जो है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑर्डर जो है वो हमेशा डिफाइन होता है, ठीक है सर। अगर हम ऑर्डर जो है वो हमेशा डिफाइन होता है तो ऑर्डर चीज़ क्या है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी सबसे बड़ी वाली हमारे पास कह सकते हैं कि ऑर्डर वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। लिख देता हूँ क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने बताया आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ी वाली, जो सबसे बड़ी वाली कह सकते हैं बड़े ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है, बड़ी वाली का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, वही हमारे पास इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास बन जाता है। एग्जांपल के थ्रू, मैं जब एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है उससे आप और जो है यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 2, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले तो ये बात करो क्योंकि इसका डेरिवेटिव वाई के डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है सर, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन डी ई है, ठीक है सर, ये तो हो गया। अब इसका ऑर्डर अगर हमको चाहिए तो क्या होगा? ऑर्डर जो है देखो, जो हमारे पास सबसे बड़ी डेरिवेटिव की सबसे बड़ी वाली जो पावर हमारे पास ऑर्डर जो होगा वही हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे इसका जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का 1 है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर आपने ऑर्डर नहीं पता आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में ये पढ़ा था। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ी वाली डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट हो वही हमारे पास क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास 2 हो जाएगा। होप करता हूँ आपको ये क्लियर है कैसे किया। जो भी हमारे पास सबसे बड़ी ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर प्रेजेंट होगा वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। आई रिपीट, जो भी मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी सबसे बड़ा हमारे पास ऑर्डर प्रेजेंट होगा, किसका डेरिवेटिव का ऑर्डर जो भी सबसे बड़ा होगा वही जो है हमारे पास ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे बन जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की जो है यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। आपके लिए लास्ट एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे अगर किसी को ना समझ में आया हो तो फिर से उसे स्ट्राइक कर जाए, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, जिसमें हमारे पास एक्स वाई बराबर एफ एक्स और उसकी डेरिवेटिव्स जो है वैसी टर्म्स अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि ऐसी टर्म्स, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है
डेरिवेटिव का जो पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और इजी मैंने आपके लिए कर दिया है कि डेरिवेटिव का जो हमारे पास पावर होता है वही हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर के बराबर होता है। किसका, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होता है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले जैसे हमारे पास ऑर्डर था वो हमेशा जो है यहाँ पे डिफाइंड होता था, बट डिग्री जो है वो हो सकता है डिफाइन हो सकता है ना भी डिफाइंड हो, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, मे और मे नॉट भी डिफाइंड। अब सर डिग्री होता क्या है वो बता दीजिए। डिग्री जो है हमारे पास यहाँ पे लार्जेस्ट पावर, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, लार्जेस्ट पावर, लार्जेस्ट पावर, लार्जेस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे ऑर्डर क्या था हमारे पास, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है ना, मतलब जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका कौन सा जो है डेरिवेटिव है प्रेजेंट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऐसा। तो यहाँ पे सेकंड होगा तो ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा, nth होगा तो n हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट पावर, अब डेरिवेटिव का लार्जेस्ट पावर हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है डिग्री बोलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे देखना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, डी स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमारे पास ऑर्डर जो है वो 2 हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 2। ठीक है ना, ऑर्डर आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है। अब उसका भी पावर क्या है, उसका पावर जो है वो 2 है, और तो यहाँ पे 2 अगर है तो डिग्री भी यहाँ पे इस केस में हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि लार्जेस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर है वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल 6, पूरे का हमारे पास 1/4 लगा हुआ है। अगर मैं बोथ साइड यहाँ पे 1/4 कर देता हूँ, सॉरी क्या बोलते हैं, 4 पावर रेज कर देता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये जो है मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये 4 और 4 कट गया। यहाँ पे सिंपल हमारे पास अगर देखो ऑर्डर तो हमें पता चल गया कि ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है दैट इज 2। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर के लिए ऑर्डर जो है वो 2 हो गया। बट अगर वो डिग्री चाहिए, डिग्री बहुत सारी रिपोर्ट कर देंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे कि यहाँ पे कहीं सर देखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 दे देंगे, तो 1 जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने इसको हम लोगों ने देखा नहीं है, इसे हम लोग रेज करेंगे पावर को, फिर हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स को एक्चुअल फॉर्म में लाएंगे, तो ये 1 जो है गलत है। हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट का 1 से करेंगे, डिग्री जो है वो हमारे पास इस केस में 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी स्क्वायर 1 ये करेंगे तो रेज टू पावर 4 करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 1:4 पावर जो है अगर होता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वैलिड होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो पावर ऐसे इरेशनल पावर नहीं हो सकती। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया है। ठीक है सर, ओके। तो इतना गाइस होप्स करता हूँ आपको समझ में आया है कैसे इनको डिग्री और ये फाइंड आउट करना है। अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। डिग्री क्या होता है कि हमारा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है बताता हूँ एक बार, फिर डिग्री बताऊँगा क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, जो भी डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर, जो भी मतलब हाईएस्ट पावर कह रहा हूँ, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट जो है हमारे पास डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर बोलते हैं। और उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, लार्जेस्ट पावर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोल देंगे उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, दोनों इक्वेशंस आपको पूरा जो है क्लैरिटी दे देगी कि कैसे हमारे पास ऑर्डर और डिग्री क्या क्या होती है। और अगर आपका मतलब क्लियर है आपका, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आता है गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है। इतना हमारे पास समझ में आ गया, जो बेसिक फंडे थे वो हमारे पास क्लियर हो गए। अब आता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, और एक चीज़ भी नाम है इसका, दैट इज पैरामीटर, भी हम लोग कभी कभी इसे बोलते हैं पैरामीटर। आर्बिट्ररी कांस्टेंट और पैरामीटर। ठीक है ना, ये क्या होता है कि ऐसे नंबर या ऐसे कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बदलने से हम अलग अलग कर्व्स जो है हमें मिल सके, उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। जिसको बदलने से हम अलग अलग कर्व्स जो है हम लोग इसको हमें मिल सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर पैरामीटर हमें बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे ए जो है ना, यहाँ पे ए अल्फा जो है वो तो कांस्टेंट है, अल्फा नॉर्मल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कोई बदलेगी नहीं कभी भी। ठीक है ना, क्योंकि अल्फा जो है कोई सेंटर होगा यहाँ पे, वो बदलेगी नहीं कभी भी। बट यहाँ पे ए जो है ना, ये जो ए है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पैरामीटर हो जाएगा। ये हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर एक पैरामीटर हो जाएगा, पैरामीटर जिसको बदलने से पैरामीटर अलग अलग वैल्यू पे, अलग अलग वैल्यू पे
अलग कर्व मिलेगा, ठीक है ना। अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग कर्व हमें यहाँ पे मिलने को मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये पैरामीटर जो है ये वैरी करता है, क्या करता है ये जो है वो वैरी करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जब वैरी करेगा तब जाके हमारे पास अलग अलग एक ही वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे क्या देगा, अलग अलग कर्व की इक्वेशन देगा। तो मैं फिर से एक बार समराइज़ करता हूँ क्या बोला मैंने अभी। जो पैरामीटर्स होते हैं या फिर हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट जिसे बोल देते हैं, वो क्या होता है, वो ऐसी कांस्टेंट होती है जिसको अगर मैं बदल दूँ, मतलब जिसको अगर मैं उसकी वैल्यू को वैरी करता हूँ तो मेरे को अलग अलग कर्व की इक्वेशन मेरे को यहाँ पे मिलने वाली है। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमारे पास सर्कल का इक्वेशन था, यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास एक पैरामीटर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, जिसकी अगर मैं वैल्यू बदलता हूँ तो अलग अलग रेडियस की मेरे को यहाँ पे सर्कल्स मिलने वाली है, ठीक है सर। ये हमारे पास समझ में आ गया। अब एक बवाल पॉइंट आपके लिए लिखा हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे पास बवाल पॉइंट, जिससे हमको आर्बिट्री कांस्टेंट का और आइडिया मिलेगा, ठीक है ना। जो बवाल पॉइंट सबसे पहला है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट या फिर पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स में जो हमारे पास है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे हमारे पास सर्कल यहाँ पे है अल्फा बीटा, यहाँ पे उसके जो है क्या है, जहाँ जहाँ वैल्यू हो सकता है हमारे पास अल्फा बीटा और आर, ये तीन यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो होंगी वो हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा भी अब वेरी कर सकता है, बीटा भी अब वेरी कर सकता है, और आर स्क्वायर तो वेरी करेगा ही, मतलब आर, ठीक है। तो तीन वैल्यूज जो है वो वेरी करेगी, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर जो होगा इस फैमिली ऑफ कर्व का जो सर्कल है, उसकी जो नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो 3 के बराबर आ जाएगी। बिकॉज यहाँ पे अल्फा बीटा और आर ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर सकते हैं, और अलग अलग यहाँ पे अल्फा बीटा और आर में हमें अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व्स मिलने वाली है, ठीक है सर। पहला हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर कैसे निकालते हैं पता चल गया। अब अगर हमको जनरल कोनिक अगर कभी होता है, ये देख सकते हो ऐसा होता है जनरल कोनिक का, अगर आपने कोनिक सेक्शन का वन शॉट नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, मैंने कोनिक सेक्शन एंटायर कोनिक सेक्शन कराया था, आप वहाँ जाके, मैं आपको आई बटन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि पूरा एंटर कोनिक सेक्शन में मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। बट आते हैं हम अपने जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे, कि यहाँ पे अगर जनरल कोनिक का नंबर ऑफ पैरामीटर जो होता है वो हमारे पास 5 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अल्फा बीटा हो गया, ठीक है ना, एच हो गया और एक जी होता है, तो आप वहाँ से 5 नंबर ऑफ पैरामीटर्स इस जनरल कोनिक के इक्वेशन में होती है। अगर कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट यही करना होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन अ जनरल कोनिक इक्वेशन इज 5। और कोई हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व जैसे सर्कल है यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स जिसे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं वो क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया। अब आता है कि फॉर्मेशन ऑफ डीई क्या होता है, मतलब हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसे बनाएंगे कैसे सर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेप्स टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व्स अगर मेरे को दिया हुआ है, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है, वहाँ से मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाऊंगा वो मेरे को यहाँ पे जानना है। सबसे पहले जो भी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन होगा क्वेश्चन में दिया होगा उसे मैं इक्वेशन कंटेनिंग पैरामीटर में बदल लूँगा, पैरामीटर्स कम से कम रखने की कोशिश करूँगा, बट जहाँ पे पैरामीटर्स होगा उसके हमारे पास उसमें कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। कैलकुलेट, फिर सेकंड क्या होगा, कैलकुलेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो 3 था, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर 5 था, वैसे ही हम लोग उस इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो बन रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कि कितने जो है कितने पैरामीटर्स या वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उनकी वैल्यू चेंज करूँ तो वो जो है फैमिली ऑफ कर्व जो है वैरी हो जाएगी, अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। वैसे हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे मिलने वाला है। जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेरे को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को मैं अल्फा बोल दूँगा, ठीक है ना, से अल्फा मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे मिले। अब मैं उस इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन कर्व का दिया हुआ है, उसे मैं अल्फा टाइम्स डिफ्रेंशिएट करूँगा। अल्फा टाइम्स क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, फोर्थ स्टेप हो गया। एंड फिफ्थ स्टेप क्या होगा कि यूजिंग दिस अल्फा प्लस 1 इक्वेशन, मैंने जो भी अल्फा प्लस 1 इक्वेशन होगा ना, एक तो इक्वेशन दिया होगा, ठीक है ना, और अल्फा टाइम्स में उसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो अल्फा टाइम्स प्लस एक टाइम जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 इक्वेशंस हो गए हैं, उसे मैं यूज़ करके अल्फा वाली टर्म जो है, अल्फा वाली जो हमारे पास पैरामीटर उसे एलिमिनेट कर दूंगा, और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ठीक है ना। आजकल रील चल रहा है बहुत, मैंने इसीलिए हैप्पी हैप्पी, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाने वाला है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ऑर्डर कैसे बताएंगे, सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास जानने वाली बात है कि अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, आपको जान के हैरानी होगी, वो जो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, जो हमारे पास यहाँ पे निकाल के हम लोग लाए हैं, उसका जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो अल्फा के बराबर ही होने वाला है। ये हमारे पास ये जान के बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास यहाँ पे अल्फा टाइम्स हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, इसलिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो एक मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जिससे मैं आपको समझा सकूँ कैसे मैंने जो अभी बताया ऊपर, ये जो स्टेप्स मैंने बताए उसको अप्लाई करने की बारी हम लोग आ चुका है। हम अप्लाई करके इस जो हमारे पास कर्व दिया हुआ है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेप्स टू फॉर्म डीई हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व का सबसे पहले क्या था, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन कंटेनिंग पैरामीटर्स में मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं हुआ है, तो अगर दिया होता तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में कर्व के इक्वेशन में चेंज करते, ठीक है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था इधर, अगर दिया नहीं हुआ तो ये वाला फर्स्ट स्टेप तो काट दो। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स सी अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बात करूँ, जिसको अगर मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जिनको मैं चेंज करूँ तो हमारे पास पूरी कर्व का जो है यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व्स मेरे को मिल सके। तो यहाँ पे ए एक पैरामीटर है और बी, इन दोनों को अगर मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पे मेरे को अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व मिलेगी। आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी हो गया, तो टू हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स मिलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ये हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स जब मिल जाएगा, से अल्फा हो गया ये, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है उस गिवन इक्वेशन को अल्फा टाइम्स, मतलब हमें ये वाला जो वायु है उसको हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है सर, अच्छी बात है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, ठीक है सर, बराबर हो जाएगा क्या, ए टू दी पावर एक्स ई एक्स, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो रहा है, बी टू दी पावर ई टू दी पावर माइनस ई एक्स प्लस 2x के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है सर। अब ये तो कैसे पहले मतलब मैंने क्या किया, बस एक ही बार डिफरेंशिएट किया। अब मैं दूसरी बार इसको डिफरेंशिएट करूँगा, इस चीज़ को यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो डिफरेंशिएट करूँगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, आपको पता होना चाहिए ये बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर से ये करता हूँ, डेट इज़ ए ई एक्स, और ये जो है माइनस माइनस फिर से हमारे पास प्लस हो जाएगा, बी टू दी पावर ई एक्स माइनस ऑफकोर्स, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, 2 के बराबर हो जाने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये तो हमारे पास हो गया, 2 इक्वेशंस आ गई हैं, और हमारे पास कितने इक्वेशन आई है गाइस, हमारे पास इसको मैं मान लेता हूँ जीरोथ इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमारे पास नहीं तो ना ये कन्फ्यूजन होगा, मैं जीरो नहीं देके यहाँ पे 1 इसे 2 और इसे 3 दे देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास पहला जो है सेकंड इक्वेशन हो गया, और ये मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ, और ये हमारे पास पहला इक्वेशन जो गिवन था वो। तो मैंने क्या कहा था, जब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे अल्फा टाइम्स यूजिंग दिस अल्फा प्लस 1 इक्वेशन, अल्फा प्लस 1 कौन सा हो गया, अल्फा तो ये 2 हो गया, 1 2 और 3, और अल्फा प्लस 1 मतलब ये जो पहला का दिया था वो भी। तो इन 3 इक्वेशन से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। सॉरी अल्फा की वैल्यू कह रहा हूँ मैं, जो अपने पैरामीटर्स हैं, एलिमिनेट अल्फा, जो हमारे पास अल्फा को एलिमिनेट करके हम लोग पैरामीटर्स को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, ये इतना चीज़ लिखा हुआ है, ये वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वाई माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है। अगर मैंने 1 का यूज़ किया है, 1 से ए टू दी पावर ई एक्स, मतलब ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स, अगर मैं वैल्यू चाहता हूँ तो वाई माइनस एक्स स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है सर, इतना समझ आ गया, प्लस 2 इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये कुछ दे रखी है, इतनी सी, ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, इस चीज़ को मैंने पुट करूँगा यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के, और यही गाइज आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, यही हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे ही गाइज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है, ऐसे जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर हमारे पास क्या था, जैसे मैंने बताया था, नंबर ऑफ पैरामीटर जितने आती हैं, अल्फा जो आता है ये वाला, वही हमारे पास ऑर्डर हो जाता है। आप देख सकते हो इधर ऑर्डर क्या है, 2 ही है, तो ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सिंपल इस पर्टिकुलर जो है यहाँ पे ऑर्डर ये होता है हमारे पास एक्स, ये क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर के बराबर होता है, ऑर्डर होता है। और अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है, और जो डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ वो हमारे पास 1 हो जाएगा, बिकॉज डिग्री जो है 1 है, बिकॉज पावर 1 है, ठीक है सर। तो ऐसे कैसे हमारे पास फॉर्मेशन, मतलब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे स्टेप्स रहते हैं। मैंने आपको अच्छी तरीके से स्लोली गाना नहीं है गाइस, मैंने अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है ना। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है गाइस, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का मैंने स्टेप जो है किया है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स निकालने होते हैं। मैं आपको फिर से ब्रीफली समझा देता हूँ यहाँ पे शॉर्टली। नंबर ऑफ पैरामीटर्स निकालो, जिसे अल्फा बोलूँगा। अब उसको हमारे पास अल्फा टाइम्स डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, अल्फा टाइम डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट अल्फा गेट
डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेप रहते हैं, मैंने शॉर्टली आप मतलब शॉर्ट में एकदम कोने में आपको समझा दिया है। अगर आप समझ जाते हो मतलब इस क्वेश्चन में कैसे हम लोगों ने प्रोसीड किया है, उससे हमारे पास यहाँ पे और क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट गाइस जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सोल्यूशन क्या होता है, जो भी हमारे पास अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने बना के आए हैं, स्टेप्स क्या था पहले वाला हमारा जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया मतलब फॉर्म किया, ठीक है सर। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है उसका सोल्यूशन अगर मेरे को चाहिए तो क्या होता है इसके लिए, मतलब कैसे निकालेंगे सोल्यूशन। जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हमें पास फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा और वही हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा फॉर पर्टिकुलर, यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा फॉर पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये होता है। अब इंटीग्रेट करने में तीन टाइप के हमारे पास, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट तीन टाइप के हमारे पास यहाँ पे तरीके आते हैं। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल, एक होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने में और तीनों को हम लोग को यहाँ पे हमारे सिलेबस में तीन है तो हमें ये तीनों ही पढ़ना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको माइंड में क्या आ गया कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसको मैं इंटीग्रेट करूँगा बाई, तब हमारे पास यहाँ पे तीन प्रोसेसेस होती हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीनों को जब मैं लगाऊंगा, हो सकता है आपको मतलब इन तीनों को लगा के इंटीग्रेट जब हम लोग करने वाले हैं तो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व जो है यहाँ पे उछलता कूदता हुआ मिल जाने वाला है। अब सर नीचे लिखा हुआ है, सबसे पहला जो हम लोगों ने बताया था इंटीग्रेट करने का कितने सारे रास्ते होते हैं, एक होता है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। तो जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसमें y की टर्म्स जो है डी वाई अपॉन डी एक्स करके जो भी होगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स होगा ना, उसमें कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा होगा, जो y की टर्म्स है उसको मैं यहाँ पे ले लाऊंगा और ले जाऊंगा और यहाँ पे x की टर्म्स जो होगी वो यहाँ पे dx के साथ ये कर दूंगा और दोनों साइड में यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाला हूँ। मेक श्योर क्या, मेक श्योर, एक सेकेंड इसे तो मिटा देता हूँ, पहली बात तो यहाँ पे मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। मेक श्योर आपको क्या मेक श्योर करना है कि यहाँ पे x की टर्म्स हमारे पास होने वाली, क्या बताता हूँ, यहाँ पे जो है x की टर्म्स होनी चाहिए, x की टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपको ये जो है मेक श्योर करना है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे y की टर्म्स होनी चाहिए, y की टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो तब जाके आप बोथ साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व का यहाँ पे मतलब जैसे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, आप अप्लाई करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे हमने मैंने जो बताया उसे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, सबसे पहले इसका सोल्यूशन जो है इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले गाइस देखो x माइनस वाई लिखा हुआ है, ये सब गाइस कैसे हम लोग यहाँ पे x और y की टर्म अलग अलग करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से अगर मैं देखूँ डी वाई अपॉन डी एक्स तो रहने ही दो ऐसी करके, पहले ई एक्स माइनस वाई हमें पता है कि ई एक्स अपॉन ई वाई होता है, ये माइनस में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास ई टू दी पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से अगर मैं देखूँ ई एक्स प्लस ई लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई वाई हो गया इधर। और आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर है और शायद आपके जो आँखों में अब पड़ गया होगा कैसे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इस तरफ ले लूँगा और इसे इस तरफ का क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करने वाले हैं तो ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ई टू दी पावर वाई डी वाई, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, बोथ साइड मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ, कुछ इस तरह का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ई एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता होता है, ई एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन जो है 3 और यहाँ पे बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बराबर हो जाएगा और अब प्लस सी, ऑफकोर्स यहाँ पे प्लस सी भी आएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर वाई जो है वो ई टू दी पावर वाई ही होता है, इसका कोई बदलेगा नहीं था, ठीक है। और यही जो है हमारे पास क्या आ जाता है इधर, सिंपल सी बात है, यही जो है हमारे पास सोल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या है यार हमारे पास जो ये निकल के आता है वही हमारे पास क्या है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एक सेकेंड लिख देता हूँ मैं वही चीज़ यहाँ पे, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ जाता है, जो कि हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से यहाँ पे करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये होप करता हूँ आपको समझ में आया है ये वाला टॉपिक जो है वेरिएबल सेपरेबल, कैसे हम लोग को यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट गाइज हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको पता ही है, जेई मेन वाले जो होते हैं, जेई मेन या एडवांस जो भी आप कह रहे हो, वो क्या होते हैं, आपको इजीली कुछ करने को नहीं देंगे, वो आपको ऐसा चेहरा बना के देंगे क्वेश्चन में कि आपको जो है पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग सकता है। तो कैसे हम लोग अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन सेपरेबल वैल्यू मतलब नॉन सेपरेबल फंक्शन जो है एक्स वाई का यहाँ पे कंटेन कर रहा है, हमें जो है देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई जो है वो सेपरेट नहीं होगा, बट कुछ सब्सटीट्यूशन करके, कुछ तो हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ काम करके, कुछ तो प्रॉपर्टी लगा के अगर मैं उसे सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन होगा हमें, जहाँ पे नॉन सेपरेबल फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा एक्स वाई का, जहाँ पे एक्स और वाई जो है वो जो है सेपरेट नहीं होंगी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करना है। वो कैसे करेंगे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा अभी। ठीक है ना। और पुट नॉन सेपरेबल फंक्शन, जो भी नॉन सेपरेबल फंक्शन है उसको मैं क्या करूँगा, टी के बराबर पुट कर दूंगा, जो कि न्यू वेरिएबल की तरह काम करेगा, और वो हमारे पास शायद से सेपरेबल फॉर्म बन जाए। तो इसीलिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये जो है हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास 2xy, और इसमें चाह के भी, मैं इसे चाह के भी जो है वेरिएबल सेपरेबल में नहीं देख सकता, कैसे मतलब अलग अलग कैसे होगा बताओ आप। ठीक है ना। अलग नहीं होगा। तो अब इसे अलग करना है, कैसे रिड्यूस करना है मेरे को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन करना है। नॉन सेपरेबल फंक्शन को मैं क्या करूँगा, नॉन सेपरेबल फंक्शन कौन है, ये एक्स प्लस वाई, इसको मैं टी के बराबर पुट कर दूंगा। ठीक है ना। टी के बराबर पुट कर दूंगा। तो अब टी के बराबर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का भी तो वैल्यू चेंज होगा। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे x तो 1 हो गया इधर। ठीक है ना, कांस्टेंट है। और y जो है वो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब शायद ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कैसे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन डी एक्स -1, और ये x प्लस वाई को मैंने क्या पुट किया था, टी पुट किया था, तो टी का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से देखोगे हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो हमारे पास टी स्क्वायर -1 के बराबर लिखा हुआ है। और अगर मैं अब जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकता हूँ, कैसे, डी टी जो है वो हमारे पास यहाँ पे टी स्क्वायर -1 और यहाँ पे डी एक्स है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो सेपरेट हो गया है। ठीक है। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करना है हमारा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे टी स्क्वायर -1 ऐसे करके इंटीग्रेट कर दूंगा, टी स्क्वायर -1 की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, गलती हम लोगों ने क्या कर दी है इधर, जो है गलती क्या की बताओ एक बारी, आपको गलती पहचाननी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। और ठीक है ना। और ध्यान से अगर मैं इस चीज़ को देखूं, ठीक है ना, 1 हमारे पास जब ये माइनस जो है इस तरफ जाएगा ना, ये जो माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमने यहाँ पे गलती छोटी सी कर दी है, मैंने माइनस साइन ही लगा दिया। ठीक है ना। ये जो है हमारे पास माइनस जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाने वाला है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमें पता है ये जो इंटीग्रेशन होगा वो tan इनवर्स टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स टी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस सी के। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स जो t है उसको मैं अब t की वैल्यू में यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो tan इनवर्स t की जगह मैं x प्लस वाई लिखूंगा, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस सी के बराबर हो गया। और यही हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा किसका, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप चाहो तो हम और इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा से छोटा कर देना है इधर। हाँ, तो अब tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई निकालना चाहता हूँ, तो डैट इज़ tan x प्लस सी के बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा। और यही हमारे पास फाइनल जो है क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे गाइस हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है क्या, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जो भी आपको जो है जो लग रहा है कि वो जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से मतलब सेपरेट नहीं होगा एक्स वाई की टर्म्स, तो मेरे को क्या करना है, वही टर्म को मैं टी के बराबर पुट कर दूंगा, या कोई भी वेरिएबल के बराबर, उसको नया वेरिएबल मान के मैं डिफरेंशिएट करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालूंगा, पुट करके फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारे पास चांसेस, मतलब जनरली यही होता है। ठीक है ना। क्या होता है कि हमारे पास जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे करके दिखाया, आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाई क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। एक बार रिकैप ले लेता हूँ क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हो गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है कि वाई की टर्म्स और एक्स की टर्म्स अलग अलग करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू मैंने, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, जैसे हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है।
अगर कभी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स और वाई की टर्म्स में कुछ ऐसा टी पुट कर देंगे, फिर हम लोग उसको डिवाई अपॉन डी एक्स को रीसब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारे पास यहाँ पे एक रेयरेस्ट फॉर्म आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हमारे पास एक मार्क्स की हमारे पास ज़रूरत है। रेयरेस्ट फॉर्म क्या होता है कि यहाँ पे डिवाई अपॉन डी एक्स हमारे पास यहाँ पे होता है, और यहाँ पे a1x मतलब एक लीनियर इक्वेशन दिया होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, डिनोमिनेटर में a2x प्लस b2y प्लस c2 दिया होगा। कंडीशन क्या है, a2 हमारे पास रेयरेस्ट फॉर्म जो है लगाने की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास a2 जो नीचे वाला a2 है वो b1 अगर दोनों का सम करता हूँ तो 0 आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गई है। कंडीशन क्या होता है कि a2 प्लस b1 जो है वो बराबर मतलब सॉरी सम करेंगे तो वो हमारे पास 0 के बराबर आनी चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन हो गई। ठीक है, क्या हो गई है कंडीशन, हमारे पास ये होता है। क्वेश्चन के थ्रू आपको और समझ में आएगा कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई है। तो क्या करना होता है अगर ऐसा है हमारे पास a2 प्लस b1 जो है वो 0 के बराबर है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है a2x को, ये जो है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और dx को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास इंटीग्रेट कर देना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इंटीग्रेट कर देना, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। dxy जो होता है, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ dxy जो होता है x dy प्लस y dx जो है वो डिफरेंशिएशन होता है xy का। ठीक है, ये मैंने बस नॉलेज के लिए लिखा है यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए कि अगर मैं एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये इसी के बराबर आता है। ठीक है सर, समझ में आ गया हमारे पास। तो क्यों लिखा है ये, क्योंकि ये जो हम करने वाले हैं कभी कभी ये जो है रिजल्ट हमारे पास यूज़ होता है, तो मैंने इसीलिए आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग को क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो है और क्लैरिटी मिलने वाली है। सबसे पहले जो क्वेश्चन अगर ध्यान से आप पढ़ोगे या देखोगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 2y प्लस 3 है और नीचे हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 1 है। कंडीशन क्या थी, a2 जो है, a2 मतलब ये वाला 2 जो है प्लस हमारे पास यहाँ पे ऊपर वाला b1। ठीक है, तो b1 क्या है -2, ये हमारे पास 0 के बराबर आनी चाहिए और ट्रू है, सही बात है। तो यहाँ पे रेयरेस्ट फॉर्म जो है हम लोग लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो डी वाई मतलब 2x प्लस वाई, क्या लिख दिया मैंने एक्स के गाइस, हाँ 2x प्लस वाई माइनस 1 डी वाई। ठीक है, डी वाई इस बराबर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2y प्लस 3 डी एक्स के। ठीक है सर, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे इसको पहले तो ये अच्छे से हमारे पास मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x डी वाई हो गया इधर, प्लस वाई डी वाई हो गया माइनस डी वाई, बराबर हो जाएगा हमारे पास x डी एक्स माइनस 2y डी एक्स प्लस 3 डी एक्स। ठीक है सर, अब हम लोग यहाँ पे बोथ साइड यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। बट इंटीग्रेशन से पहले मैं आपको कराना चाहता हूँ क्या, अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ, कौन सा वाला टर्म, ये वाला टर्म 2x डी वाई और यहाँ पे -2y डी एक्स, क्या -2y डी एक्स। अगर मैं इस माइनस को इस तरफ ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो अच्छे से अगर देखूँ आपको, 2x डी वाई, 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, x डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास क्या था, वाई डी वाई था माइनस डी वाई था, बराबर हमारे पास एक्स डी एक्स था प्लस 3 डी एक्स था, ये तो हमारे पास था ही। मैंने बस टू वाई डी एक्स को मैंने लेफ्ट साइड लेके बस कॉमन 2 ले लिया। अब इसको जो है, अब मैंने क्या लिखा था, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स किसके बराबर है, डी एक्स के वाई के बराबर हमारे पास होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट पेज में आपको कराता हूँ आगे। नेक्स्ट पेज में तो हमारे पास क्या बचा था इधर, मैं बता देता हूँ फिर से, दैट इज़ जो है बस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या था, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये था। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या था, वाई डी वाई था, माइनस हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी क्या है हमारे पास, वाई डी एक्स सॉरी वाई डी वाई माइनस डी वाई, वाई डी वाई माइनस डी वाई बराबर हमारे पास एक्स डी एक्स था, और यहाँ पे हमारे पास 3 डी एक्स के बराबर कुछ था। ठीक है, अब क्या बोला था मैंने, अब ये जो चीज़ है ये क्या लिखा हुआ है, डैट इज़ डी एक्स वाई के बराबर है, डी एक्स वाई के बराबर है। तो मैं इसे क्या लिखता हूँ, 2 डी प्लस वाई डी वाई माइनस डी वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास एक्स डी एक्स प्लस 3 डी एक्स के बराबर। फिर मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेट कर देना है हमें बोथ साइड। इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये भी हमारे पास इंटीग्रेट होगा, ये भी इंटीग्रेट होगा, ये भी हमारे पास इंटीग्रेट होगा, ये भी और ये भी। ठीक है, सबको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2xy के बराबर हो जाएगा, बिकॉज डी ऑफ डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास नलीफाई हो जाता है। प्लस वाई डी वाई का जो है हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, दैट इज y² 2 हो जाएगा, यहाँ पे y² 2 हो जाएगा, प्लस डी सॉरी माइनस में हमारे पास y हो जाएगा, बिकॉज डी वाई जो है इंटीग्रेशन जब करेंगे तो y आता है वो माइनस है के साथ, बराबर एक्स डी एक्स जो है वो हमारे पास x के बराबर आ जाएगा, सॉरी x² 2 के बराबर आएगा।
प्लस हमारे पास 3 का जो है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3x के बराबर आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। और अब जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता है, दैट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर कभी भी हमारे पास रेयरेस्ट फॉर्म दिखता है तो कुछ इस तरह का हमारे पास सॉल्व करना होता है। रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कौन सा वाला, जैसे हमारे पास ये वाला यूज़ हुआ है तो आपको ये वाला रिजल्ट जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन सा वाला? ये dxy का जो है हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये काम आने वाला है, कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखो। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा बक्स से मैं बंद कर देता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, जिससे वो कैद हो जाए और कुछ कर ना पाए, ठीक है। तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है कैसे होता है गाइस हमारे पास जो है यहाँ पे रेयरेस्ट फॉर्म कैसे दिखता है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ये रहा, मैंने यहाँ पे इसको भी बक्से में बंद कर देता हूँ एक, जिससे वो उछल कूद ना कर पाए, ठीक है सर। चलो ये हो गया हमारे पास रेयरेस्ट फॉर्म कैसे दिखता है। a2 + b1 कंडीशन होती है, a2 + b1 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये एप्लीकेबल हमारे पास जो है ये रेयरेस्ट फॉर्म एप्लीकेबल होता है, ठीक है सर। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे आगे जो है टॉपिक की ओर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब आता है कि होमोजीनियस, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी तक? हम लोगों ने अभी पढ़ लिया हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म जो था, मैंने कहाँ लिखा था ये वाला, कहाँ था ये, कहाँ था ये रहा। सोल्यूशन जो है हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से 3 तरीके हमें पढ़ने हैं, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम लोगों ने बहुत सारी वैरायटी पढ़ ली है। सबसे पहले अगर नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता क्या है, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है कि अगर कभी हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल ना दिख रहा हो तो कैसे उसे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे रेयरेस्ट फॉर्म, कि रेयरेस्ट फॉर्म एक हम लोगों ने पढ़ा जो कि कैटेगरी अलग फॉर्मेट है, कि ऐसा फॉर्मेट का कभी भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल खत्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। आपने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें एक्स और वाई की टर्म्स जो होती हैं इक्वेशन में, एक्स और वाई की टर्म्स जो है वो इक्वल प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होती है। क्या होती है? इक्वल प्रोपोर्शंस में हमारे पास ये जो है प्रेजेंट होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है सर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो होमोजीनियस फंक्शन है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा उसको मैं x की जगह मैं एक्स टी पुट कर दूंगा, ठीक है। एक्स टी पुट कर दूंगा, टी का कोई भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, आप उसकी जगह आप यू भी पुट सकते हो, यू भी पुट कर सकते हो, वी भी पुट कर सकते हो, के भी पुट कर सकते हो, कुछ भी फलाना ठिकाना कुछ भी पुट कर दो। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल टी पुट किया है, तो एक्स की जगह मैं क्या करूँगा, जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसमें मैं एक्स की जगह एक्स टी पुट करूँगा, वाई की जगह मैं वाई टी पुट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, अगर टी की टर्म्स जो है वो गायब हो जाए, ठीक है ना। टी की टर्म्स अगर हमारे पास क्या हो जाए यहाँ पे, मतलब अगर सारी टी की टर्म्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, गायब हो जाए, गायब, एक सेकेंड, टी की टर्म्स गायब हो जाए, मतलब टी की टर्म बचे ही ना, कैंसिल हो जाए या कुछ भी हो जाए, अगर हो जाता है ऐसा तो हमारे पास ये जो है होमोजीनियस फंक्शन है। बट अगर हमारे पास टी की टर्म जो है वो कॉमन आ जाता है, मतलब गायब नहीं होता है, ठीक है, गायब नहीं होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दैट इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन, नॉन होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास ये कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले मैंने आपको होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे नॉलेज आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, एक्स की जगह मैं जब एक्स टी पुट करूँगा, वाई की जगह मैं वाई टी जब पुट करूँगा, अगर टी गायब हो जाता है पूरी तरीके से तो वो क्या होता है, हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होता है। और अगर वाई की टर्म्स जो है, सॉरी टी की टर्म्स जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाती है या फिर पूरी तरीके से गायब नहीं होती है, तो वो क्या होता है, हमारे पास नॉन होमोजीनियस फंक्शन जो है वो कहलाता है, ठीक है सर। ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो हमारे पास क्लियर हो गया है। एक चीज़ आपको बार बार, तो हम लोग यहाँ पे गाइस हमें जल्दी भी चाहिए, हमारे फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग इतनी जल्दी तो हम लोग कर नहीं सकते, जो है एक्स को पुट करो, वाई को पुट करो, सिंप्लीफाई करो, इतना गाइस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाता है तो हम लोग ये करेंगे। बट कभी भी हमारे पास इक्वेशन में एक्स और वाई की टर्म इक्वल नंबर ऑफ टाइम दिखाई दे, मतलब एक्स भी सेम है और उसके साथ जो है नंबर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे नीचे भी हमारे पास 3 होना चाहिए, 3y के साथ, फिर यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे भी 4y है, मतलब सिंपल, मतलब देखा जाए तो सिमिलर अगर कभी दिखाई दे तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो है हमारे पास यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन होगा। बिकॉज इक्वल प्रपोर्शन मैंने लिखा है, ये भी मत भूलिएगा, ये जो है हमारे पास इक्वल प्रपोर्शन वाला वर्ड भूलिएगा मत, तभी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास होता है, ठीक है सर, समझ में आ गया। होमोजीनियस फंक्शन के बारे में जब समझ में आ गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिया होगा, हम उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पुट y बराबर एक्स टी, या दो हमारे पास तरीके होते हैं, या फिर या तो आप
हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, या तो आप y की वैल्यू जो है वो एक्स टी के बराबर पुट कर दो, या फिर x की वैल्यू जो है वो वाई टी के बराबर पुट कर दो। अगर मैं y की वैल्यू एक्स टी के बराबर पुट करता हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है वो t प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू वाई टी पुट करता हूँ तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास t प्लस वाई डी टी अपॉन डी वाई के बराबर आती है। कैसे सर, कैसे आ गई बताओ मेरे को तो जानना है, बहुत हो गया ऐसे कैसे, आप तो बताना पड़ेगा। ठीक है बता देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, मान लो हाँ मैंने क्या पहले सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स अपॉन वाई को मैंने यहाँ पे टी पुट कर दिया, एक्स अपॉन वाई नहीं, वाई अपॉन एक्स वाला करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास पहले वाला था ये वाला, कि वाई अपॉन वाई को मैंने एक्स टी पुट कर दिया, ठीक है। वाई अपॉन एक्स को मैंने यहाँ पे टी पुट किया है, मतलब कह सकते हैं कि वाई को मैंने एक्स टी बराबर पुट कर दिया, ठीक है सर। अगर मैंने ये किया है तो मैं क्या करूँगा, वाई बराबर एक्स टी है, मैं इसे क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एक बारी डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो वाई का जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यू वी रूल लगने वाला है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यू वैसे ही सेम एज इट इज़, और टी का जो है यहाँ पे हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है सर। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक्स का जो है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे टी हो जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे हमारे पास क्या देखोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे पीछे क्या लिखा था, जब मैं y को xt के बराबर पुट कर दूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है वो t प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स आएगी। यहाँ पे भी आप सेम देख सकते हो, ठीक है ना, x डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी के बराबर आ गया। अगर आपको और भी जानना है कैसे, और दूसरे वाला कि अगर मैं पुट करता हूँ क्या, x को x अपॉन वाई को मैं t के बराबर पुट करता हूँ, इसका मतलब मैं x को वाई टी के बराबर पुट कर देता हूँ, x को मैं वाई टी के बराबर जब पुट कर देता हूँ तो हमारे पास जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा, सेम वही प्रोसेस होने वाला है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास x जब मैं करने वाला हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाने वाला है, ठीक है सर, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई हमारे पास उधर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे होगा नहीं, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ऑफकोर्स ये तो गलती हो गई मेरे से एक बारी, यहाँ पे कर नहीं सकते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया, ठीक है सर। और यहाँ पे वाई पहले रहेगा सेम, या फिर आप ऐसे कर लो, और मैं यहाँ पे देखता हूँ वाई एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ डी टी अपॉन डी वाई, डी टी अपॉन डी वाई, प्लस हमारे पास वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई डेट इज़ 1 हो गया, एंड यहाँ पे टी एज इट इज़ रहा, ठीक है सर। तो ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशन जो मैंने पीछे लिखी थी, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। कैसे आया मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, प्रूव करके यहाँ पे, तो जिस तरह का हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई तो हमारे पास हो जाता है। तो क्या करेंगे, कभी भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन आता है और उसका डिफरेंशियल सोल्यूशन पूछता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मैं वाई बराबर एक्स को टी पुट कर दूंगा, या फिर एक्स बराबर वाई को टी पुट कर दूंगा, तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे वैरी करेंगी। तो जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं ये लिखूंगा और डी एक्स अपॉन डी वाई को मैं ये लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन सा क्या पुट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या पुट कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स को वाई टी के बराबर पुट करता हूँ और वाई को अगर मैं एक्स टी के बराबर पुट करता हूँ तो क्या क्या हमारे पास वैरी होने वाली है, ठीक है। वाई को एक्स टी के बराबर पुट करूँगा और एक्स को वाई टी के बराबर पुट कर दूँगा, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, इससे और बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है बराबर है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखोगे ध्यान से, मैंने क्या बोला था, इक्वल प्रपोर्शंस में होना चाहिए। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, करके दिखा देता हूँ बिकॉज हम लोग पहली बार कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करता हूँ, एक्स टी मैंने बोला था, और वाई की जगह मैं वाई टी पुट करूँगा, और यहाँ पे क्या बोला था, एक्स मतलब एक्स की जगह एक्स टी का स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई टी का स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूँ टी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स वाई हमारे पास सेम है, ठीक है सर। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक्स टी का स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जब मैं कॉमन निकाल के टी स्क्वायर कॉमन निकाल के मैंने काट दिया, तो एक्स वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। अब देखो कि सेम हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गया, और सेम अगर आ गया, टी की टर्म सारी गायब हो गई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। अगर होमोजीनियस फंक्शन है, हमें इसे क्या करना है, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है सर। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, वाई को सबसे पहले वाई को अगर मैं एक्स टी के बराबर पुट कर देता हूँ, जस्ट मैंने यही करता हूँ। आप चाहो तो आप एक्स को वाई टी के बराबर पुट कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने वाई को एक्स टी के बराबर पुट कर दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट इज टी प्लस टी सॉरी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो भाई टी को मैं एक्स डी टी अपॉन टी, मतलब अगर मैं वाई को एक्स टी के बराबर पुट कर दूंगा तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टी प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर लिख सकता हूँ। और मैंने क्या किया है, वाई को एक्स टी के बराबर पुट किया है, तो एक्स टी वाई की जगह मैंने पुट कर दूंगा, इधर एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, वाई टी की जगह मैं यहाँ पे एक्स टी पुट करने वाला हूँ, तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी
स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं ध्यान से गौर से देखूँ एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो रहा है, अभी कैंसिल हो गया, वैसे हमेशा कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। ईजी क्वेश्चन बना दिया, कोई बात नहीं। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे जो टी है प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, आपको ये नहीं भूलना, ये लिखा हुआ है बराबर है किसके, हमारे पास यहाँ पे टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर के, टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर के बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को देखूँ, अगर मैं इस टी को यहाँ पे ले आता हूँ, क्या करता हूँ, इस जो टी लिखा हुआ है उसको मैं राइट हैंड साइड ले आता हूँ, तो एक्स डी टी अपॉन डी एक्स जो है, डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो हमारे पास टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टी के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को देखूँ तो क्या बन रहा है, टी माइनस वन माइनस टी क्यूब हो जाएगा इधर, ठीक है ना, माइनस वन माइनस टी क्यूब, तो ये टी भी तो है, सॉरी ये टी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टी और टी जो है वो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये जो है हमारे पास टी टी कैंसिल हो गया, टी क्यूब बचा माइनस टी क्यूब, और नीचे हमारे पास वन अपॉन टी स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है सर। छोटा कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे एक ही पेज में आपको सोल्यूशन जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसे शॉर्ट करके इधर मैं, अरे रे क्या किया दिया मैंने, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, इससे मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड गाइस, हाँ अब सही है, हो गया हमारे पास। मैं क्या करूँगा, ये डी एक्स थोड़ा सा यहाँ हो गया, मैं ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ, इधर क्या करूँगा, इधर डी लिख देता हूँ, डी एक्स होगा, ठीक है ना। तो एक बार जब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे टी क्यूब बचा, तो एक्स डी टी अपॉन डी एक्स ये जो है बराबर किसके है हमारे पास, माइनस ऑफ टी क्यूब, और यहाँ पे वन प्लस टी स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है सर। इतना तो हमें पता चल गया, समझ में भी आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो टी वाली टर्म्स है उसको टी में रखूँगा, एंड एक्स वाली टर्म्स जो है मैं उसके एक्स में रखने वाला हूँ, ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स वाली टर्म्स डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे पहले तो हो जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास टी क्यूब आता है, ठीक है, अपॉन में टी क्यूब आता है, माइनस में भूला नहीं हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस इस तरफ ना लेके मैं उस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और माइनस के साथ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बोथ साइड यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेट मैं कर दूँगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे ये हो गया, अच्छा ये डी वाई डी टी है, ठीक है ना। और ये मैं इसको इंटीग्रेट जब मैं कर दूँगा इन दोनों को, जस्ट मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है गाइस, ठीक है ना। अगर आपको इंटीग्रेट करना तो आई होप आपको आता होगा। इंटीग्रेट करना कैसे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले डी एक्स अपॉन एक्स जो है वो एल एन एक्स के बराबर हो जाएगा, और माइनस एल एन एक्स होगा, तो यहाँ पे माइनस एल एन एक्स प्लस सी एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, और ये जो है इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो सकता है हमारे पास, वन अपॉन टी क्यूब प्लस वन अपॉन टी के बराबर आ जाएगा इधर, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना तो मैं बच्चों का खेल है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे करके, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, वन अपॉन टी का टी स्क्वायर अपॉन टू के बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन, अच्छा माइनस टू, ये माइनस टू आएगा क्योंकि ऊपर जाएगा, तो माइनस टू प्लस एल एन टी, बिकॉज वन अपॉन टी का जो है वो एल एन टी के बराबर आता है, बराबर है हमारे पास माइनस एल एन एक्स दिस का, ठीक है सर, ओके। अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को देखूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, जो है वन अपॉन माइनस टू टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास एल एन एक्स अपॉन टी प्लस सी। अब मैं टी की जगह क्या करूँगा ना, टी की जगह मैं क्या करूँगा इधर एक्स, टी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स, टी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स पुट कर दूंगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा इधर, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस सी हमारे पास इधर हो जाएगा। टी की जगह मैं फिर से वही पुट कर दूंगा, वन अपॉन माइनस टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस टू वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस सी के बराबर। ये आ गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बोला है कि वाई बराबर वन जो है वन के बराबर है, मतलब आप एक्स को वन पुट करो, वाई को भी हमारे पास वन हो जाएगा, उससे आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद उसने पूछा है कि वाई बराबर एक्स जो है वो ई की वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना, अच्छे से कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेंगे। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था वो क्या आया था, देख लेते हैं एक बारी, एक सेकेंड। डिफरेंशियल इक्वेशन आया था वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हाफ था, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है सर, लिख दिया, बराबर हमारे पास, अच्छा वाई स्क्वायर होगा इधर, ठीक है। और मैंने वो जो एल एन वाई एक्स था उसको मैं क्या कर दूंगा इधर, एल एन वाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वाई स्क्वायर था माइनस एल एन वाई अपॉन एक्स बराबर है माइनस एल एन के, माइनस एल एन एक्स प्लस सी के बराबर है, ठीक है सर। ये तो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, वाई बराबर वन जो है वो हमारे पास वन के बराबर है, तो मैं एक्स की जगह वन पुट करूँगा तो वाई भी हमारे पास वन हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हाफ, बिकॉज वन वन हो जाएगा इधर, सिंपल। माइनस एल एन वन जो है वो जीरो के बराबर होता है, माइनस एल एन वन जो है वो हमारे पास जीरो के बराबर होता है, तो सी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई, हाफ आ गई, ठीक है ना। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सी की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ के बराबर आ गई है, ठीक है सर। एक बार सी की वैल्यू जब मेरे पास यहाँ पे मिल गई है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इधर, सिंपल सी बात है, सी की वैल्यू जब मैं माइनस हाफ के बराबर आ गई है। उन्होंने पूछा कि वाई बराबर ई जब मैं पुट करूँगा तो वैल्यूज ऑफ एक्स बता दो, तो मैं वाई की जगह
मतलब एक्स की जगह मैं यहाँ पे ई पुट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर नहीं, ई स्क्वायर हो जाएगा इधर, सिंपल सी बात है, अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एल एन वाई अपॉन ई माइनस एल एन ई प्लस माइनस हाफ, सॉरी माइनस हाफ, ये हमारे पास यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है सर, इक्वल टू के साइन के बाद, ठीक है सर, समझ में आ गया हमारे पास। और जब हम लोग ये अब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इस पूरे जो है इक्वेशन को, इतना तो गाइस मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि आप ये सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से जो वाई एक्स की वैल्यूज आएंगी वो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज प्लस रूट क्या बोलते हैं, प्लस या माइनस √3 ई के वैल्यू हमारे पास, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, आंसर ये आपके पास हो जाएगा, आप क्रॉस चेक करना आपके पास यही सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये गाइस हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, उसके बाद उसका उससे रिलेटेड क्या है कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपकी क्लैरिटी आपको इस टॉपिक के ऊपर मिल गई होगी, ठीक है ना। तो ये था गाइस हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिड्यूसिबल, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कभी गिवन है, हमें उसे रिड्यूस करना है, कभी दिख ना रहा हो कि ये जो है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट अगर मैं कुछ थोड़ा छेड़खानी करता हूँ तो ये हमारे पास रिड्यूसेबल हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर हम लोग यहाँ पे सेम प्रोसेस में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी रखा है, ठीक है। जैसे वहाँ पे लीनियर रिड्यूसेबल टू हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था, यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ठीक है। करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू आपको यहाँ पे समझाने को मतलब समझने को मिलेगा ज़्यादा इजीली, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो गाइज क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे जिसको रिड्यूस करना है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं एक्स की जगह एक्स टी पुट करता हूँ, वाई की जगह वाई टी पुट करता हूँ, तो ये जो है हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है। देखियो देख लेते हैं पुट करके, वाई टी मैंने पुट कर दिया, माइनस हमारे पास यहाँ पे एक्स टी पुट कर दिया, सही बात है, -4 है। बात करता हूँ यहाँ पे एक वाई टी मैंने पुट किया, -3 एक्स टी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, +3। अगर मैं टी यहाँ से कॉमन निकाल के मैं काट नहीं सकता अभी, ठीक है ना, बिकॉज टी अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, जैसे निकाल लूँ, चलो कोई बात नहीं, निकालूंगा तो यहाँ पे 2y - x -4 अपॉन टी हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो जाएगी, टी अपॉन जो है y -3x प्लस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इधर सिंपल सी बात है 3 अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा, बट यहाँ पे ये जो टी अभी भी रह रहा है, और ये होमोजीनियस इक्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है तो हमें उसे बनाना पड़ेगा, और ये रिड्यूस हो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग रिड्यूस? सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इधर रिड्यूस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप रहता है ना, आपको y को कैपिटल Y प्लस के मैं पुट कर दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल कैपिटल Y प्लस के मैंने पुट कर दिया, और x को जो स्मॉल x है उसको मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, x प्लस कैपिटल X प्लस h की जगह h मैंने पुट कर दिया, ठीक है सर, पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। और dx जो है यहाँ पे dy को मैंने जो है यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो d क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे dy जो है हमारे पास, ठीक है ना, उसको मैंने यहाँ पे d कैपिटल Y हो जाएगा इधर, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे अगर मैं dx की बात करूँ, स्मॉल dx दैट इज t x कैपिटल X की बराबर हो जाएगा, ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे डी वाई, ठीक है, क्या है डी वाई कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स ये निकालने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वाई की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, दैट इज कैपिटल वाई प्लस के हो जाएगा इधर, सिंपल सी बात है, माइनस यहाँ पे कैपिटल एक्स प्लस एच हो जाएगा -4, ठीक है सर, इतना तो हो गया हमारे पास। और नीचे मैं क्या लिखूँगा, दैट इज़ वाई, दैट इज़ कैपिटल वाई प्लस के माइनस हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा घटिया हो गया लिखना, हैंड राइटिंग भी गाइज बहुत घटिया हो रही है, थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, ठीक है। -3 जो है यहाँ पे हमारे पास x प्लस एच हो जाएगा, कैपिटल एच है हमारे पास h, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पे 3, ठीक है सर, इतना तो हमारे पास समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा ओपन करते हो इसे, क्या करते हो इधर थोड़ा सा इसे ओपन करते हो, ठीक है ना, दैट इज़ 2 कैपिटल वाई प्लस 2k, ठीक है, प्लस सॉरी -x प्लस h -4। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2y माइनस एक्स को सेम रहने दो, ठीक है, और k वाले को हम लोग अलग अलग देंगे, क्या करेंगे 2x माइनस दिस हो गया, प्लस हमारे पास यहाँ पे 2k माइनस h -4 कुछ इस तरह का रहा, अपॉन में हमारे पास क्या किया मैंने, अपॉन में हमारे पास यहाँ पे मैंने जो नीचे वाला लिख रहा हूँ, ठीक है ना, नीचे वाला क्या होगा y प्लस हमारे पास y तो है ही, और -3x वाला मैंने टर्म इधर ले आया हूँ, प्लस हमारे पास यहाँ पे k हो जाएगा -3h, k कैपिटल k ऑफकोर्स, k -3h प्लस 3, ये मैंने अलग रख दिया, जो कांस्टेंट है वो अलग मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर है, दैट इज dy कैपिटल dy अपॉन डी एक्स के बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब गाइस फॉर हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसे मेरे को 0 होना पड़ेगा, कौन सा कॉन्स्टेंट टर्म को मेरे को 0 होना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास ये बन सकता है। तो यहाँ पे k और मैं अगर मैं यहाँ पे 2k -h -4 इसको 0 पुट कर दूँ, और k -3h प्लस 3 इसको अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ ना,
तो मेरे को यहाँ पे के और एच की वैल्यू निकल जाएगी, के और एच की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे निकाल देनी है। जब एक बार के और एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल पर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि मैंने जीरो के बराबर किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो 2y/x माइनस वाई अपॉन एक्स के y/3x के बराबर हो जाएगा। और अब जो है ये एक डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है ना, क्या हो चुका है, बन चुका है अब तो। और अब जो है हम लोग यहाँ पे सिंपली इसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें अब इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसीड फर्दर, ठीक है। जब आपको यहाँ पे सोल्यूशन आ जाए तो आपको कैपिटल वाई की जगह देन रीसब्स्टिट्यूट कर देना है, रीसब्स्टिट्यूट वाई की जगह आप यहाँ पे स्मॉल वाई प्लस के, और यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह कैपिटल एक्स की जगह एक्स प्लस एच की जगह आप पुट कर सकते हो, और के और एच की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। जब के और एच की वैल्यू आ जाएगी आपको सिंपली इसको जो है होमोजीनियस इक्वेशन जैसे उन्होंने यहाँ पे ऊपर करके आएंगे, सिंपल ऐसे जिन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया है वैसे ही आपको ये भी सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाले पर्टिकुलर इस वाले को देखो, ये वाले इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय पुटिंग y की जगह एक्स टी, ये कैपिटल वाला, ठीक है ना, कैपिटल एक्स टी पुट करके आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद जब ये आ जाए सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है तो हमें री सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, री, दैट इज कैपिटल वाई की जगह हम वाई स्मॉल वाई प्लस के, और कैपिटल एक्स की जगह हम लोग स्मॉल एक्स प्लस एच लगा देंगे, और के और एच की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से ये वाले इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से, ये वाले जो है हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, यहाँ पे के और एच की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप पुट करके यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही था गाइस रिड्यूसिबल टू हमारे पास यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कभी हमारे पास रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन वाला सवाल आए तो आपको इस तरह से जो है प्रोसीड करना है। इस कंसेप्ट जो है हमारे पास ऐसे रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट की ओर, जो कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया गया अभी तक। हम लोगों ने यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये रहा, हम लोगों ने एक सेकंड यहाँ पे सीखा था। सबसे पहले इंटीग्रेट करना था हमारे पास। अगर कभी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले 3 तरीके होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल उन्होंने पढ़ लिया है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब लास्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसी के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे और भी कुछ टॉपिक्स है, बट ये हमारे पास लास्ट जो है सोल्यूशन निकालने का तरीका है अभी जो हम लोग हमारे सिलेबस में जो है वो, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है सर, इससे पहली बात तो क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है हम लोगों ने होमोजीनियस पढ़ लिया, होमोजीनियस में जो है होमोजीनियस फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे होता है, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, जहाँ पे हम लोग को सर एक्स की टर्म्स वाई की टर्म्स अलग अलग करके दोनों तरफ इंटीग्रेट करके हमारे पास सोल्यूशन निकालना पड़ता है किसका, कर्व का, ठीक है सर। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो हमें समझना है, ठीक है सर। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, वो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है, जैसे हमारे पास y हो गया, उसका डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ये सब जो है हमारे पास वो जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनका जो पावर है वो अलग अलग हो, 1 1 हो, और कभी एक साथ मल्टीप्लिकेशन में ना हो, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में ना हो हमारे पास डी वाई अपॉन डी के साथ। तो उसी हमारे पास इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। देखा जाए तो वो जो है हमारे पास डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंशियल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि LDE, वो दिखता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है, वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख ही रहा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखता है। ये हमारे पास ये हो गया, इस तरह का जो है हमारे पास यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है। क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई और बराबर जी एक्स। आपको ये मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में हमेशा जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ही जो है देखने को मिलेगा, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स ही मिलेगा, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और उसके आगे तो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ये वाला फॉर्म आपको मिलेगा, एफ एक्स जो है और एक हमारे पास जी एक्स मिलेगा। एफ एक्स जो है वो एक मल्टीप्लाई होना चाहिए वाई के साथ और जी एक्स अलग होना चाहिए, ठीक है सर। अगर नहीं है तो हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब y जो है वो क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है ये हमारे पास y जो मल्टीप्लाई हो रहा है एफ एक्स के साथ, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास इधर है, ठीक है सर। तो x क्या है सर, x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ये डिपेंडेंट है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट, पेंडेंट गाइस देना मत किसी को, ठीक है ना, वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारे पास इधर, ठीक है। तो अब हम लोग को सोल्यूशन निकालने के लिए इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास एक चीज़ निकालना पड़ता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है सर। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर हमारे पास जो y के साथ जो भी चीज़ फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दैट इज एफ एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना y के साथ एफ एक्स, ठीक है सर। आपको पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले आपको जो हमारे पास इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन में उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर, समझ में आ गया।
जब ये कन्वर्ट हो जाए, अब y के साथ जो है कन्वर्ट करने के बाद y के साथ जो भी फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन में हो, ई टू द पावर हमारे पास वही फंक्शन का यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन कर देना होता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, या ऐसे करके, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ। तो एफ एक्स का मैं इंटीग्रेशन करूँगा, और ई जो है यहाँ पे हमारे पास ई के पावर में हमें एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देना है, और यही हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग इसे बोलते हैं। और लास्टली जो आता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वो कुछ इस तरह से होता है। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो मल्टीप्लाइड बाय वाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। ये होल इंटीग्रेशन किसका होगा, जी एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, और फिर इंटीग्रेट करूँगा पूरे होल हमारे पास यहाँ पे पूरे चीज़ को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के थ्रू आपको और यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अभी आपको फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या क्या हुआ है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या फॉर्म जो होने वाला है, डेट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई बराबर जी एक्स होगा। जी एक्स कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स जो है आपको अगर फॉर्म नहीं दिया होगा आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वाई जो है वो सिंपल एफ एक्स के साथ कोई भी फंक्शन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, और जी एक्स जो है वो एक्स की टर्म्स में यहाँ पे एक्स की टर्म्स में होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए, ये एक्स की टर्म्स में हमारे पास इधर प्रेजेंट होनी चाहिए, जी एक्स की टर्म्स यहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स जो है वो भी एक एक्स की टर्म्स होनी चाहिए, एक्स की टर्म्स, यहाँ पे वाई की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा, आपको सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ई टू द पावर हमारे पास एफ एक्स का जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ जाता है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ डी एल डी ई दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू हमारे पास होल इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बट सर आप एक चीज़ बताओ, ये जो हमारे पास ई टू दी पावर ये आया है वो कैसे आया, वो अगर मेरे को जानना है तो क्या करना पड़ेगा। सिंपली गाइज आप जब इसको जो है इंटीग्रेट करोगे बाई पुटिंग द मल्टीप्लाइंग बाई दिस, तो आपके पास जो है सोल्यूशन ऑफ दिस एल डी ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पेज याद रखना है। आप क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और सीखेंगे कैसे हम लोग को इसके अप्लाई करना है, मतलब इस पर्टिकुलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कभी अगर आता है तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, प्लस वाई tan एक्स है, ठीक है सर। अब सर आपने बोला था कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है यहाँ पे खाली होना चाहिए, और यहाँ पे वाई के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए एफ एक्स। तो मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स तो अगर मेरे को खाली करना है तो मैं होल इक्वेशन जो भी पूरा इक्वेशन को मैं कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड कर दूंगा। जब मैं डिवाइड करूँगा तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो जो है क्या हो गया, अकेला हो गया। अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई बराबर हमारे पास tan एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। ध्यान से देखूँ, कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स तो मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे वाई बराबर है हमारे पास tan एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। मैं इसमें अभी इतना टाइम नहीं दे रहा, आप डायरेक्टली यहाँ पे ये सब मत लिखो, ये इतना देने की जरूरत नहीं है। tan एक्स अपॉन वही लिखो, क्या लिखोगे, tan एक्स अपॉन कॉस tan एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स लिखो, बस सिंपल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमारे पास जैसे मैंने बताया था, अब हम लोग इंटीग्रेटिंग, अब देखो गाइस सेम फॉर्म आ गया, y के साथ ये हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स, ये हमारे पास क्या हो गया, जी एक्स हो गया, ठीक है सर। वही फॉर्म हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। अब मैं क्या निकालूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, आई एफ जिसे मैं बोलता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या है, हमारे पास सेक का स्क्वायर एक्स है, और इसका हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। सेक का स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो आ जाता है, दैट इज ई tan एक्स के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो अगर मेरे को अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अगर मेरे को चाहिए, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई टू द पावर tan एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन ऑफ जो है हमारे पास यहाँ पे ई टू द पावर tan एक्स दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स जो कि हमारे पास tan एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है सर। इतना हमारे पास समझ में आ गया। अब इसे कैसे मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाला हूँ वो हमारे पास यहाँ पे मेन बात है। क्या करूँगा, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैं tan एक्स को यहाँ पे इंटीग्रेशन का सेम इंटीग्रेशन वाला सवाल बन गया, ये आपको इंटीग्रेशन जो है अच्छी तरीके से आता है। मैं tan एक्स को क्या पुट कर दूंगा, टी पुट कर दूंगा। जब मैं tan एक्स को टी पुट कर दूंगा तो tan एक्स, ठीक है, tan एक्स को जब मैं टी पुट कर दूंगा सिंपल, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो गया हमारे पास डी टी के, ठीक है सर। इतना जब हमारे पास हो गया तो जो हमारे पास बन के आ गया इक्वेशन वो क्या हो गया, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे आप बाई पार्ट्स लगाओ, ठीक है।
इतना गाइज, इतना तो मैं आप एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप कर सकते हो। बाई पार्ट्स जब आप लगाओगे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, बाई पार्ट्स तो गाइज लगाना आपको आता ही होगा। अगर आता है तो हमारे पास यहाँ पे मैं डायरेक्टली सोल्यूशन लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में रिवाइज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे पहले तो छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। अब सही है शायद, एक बार मैं ना इसे यहाँ पे रखता हूँ, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये छोटा कर देता हूँ। एंड इसे जो है अब मैं इस तरफ लेके जा सकता हूँ, कहाँ पे, ऊपर थोड़ा सा लेके जा सकता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ अब सही है। तो जब हमारे पास ये आ गया, मैं बाई पार्ट लगा के भी दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास ई टू द पावर टी को मैं वन फर्स्ट फंक्शन ले लूँगा, सेकंड फंक्शन ले लूँगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इस चीज़ को यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास टी ई टी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस ऑफ हमारे पास ई टू द पावर टी, बिकॉज यहाँ पे टी होता है तो ई टू द पावर माइनस टी, सेकेंड माइनस द पावर टी प्लस सी, हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है सिंपल। और ये हमारे बराबर किसके हैं, दैट इज ई टू द पावर यहाँ पे टेन एक्स वाई, ठीक है, इसके बराबर हमारे पास था, ठीक है सर। अब मैं टी की जगह टेन एक्स पुट कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाने वाला है, दैट इज ई टू द पावर टेन टी, सॉरी टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, दैट इज टी, दैट इज टेन एक्स ई टू द पावर टेन एक्स माइनस ई टू द पावर टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है क्या, सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फाइनल आंसर कह सकते हो आप, ठीक है ना। क्या आता है आपका फाइनल आंसर, आपके पास ये आ जाता है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास यहाँ पे आंसर या फिर डिफरेंशियल सोल्यूशन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने किया। सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया है वैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हमारे पास ये वाला फॉर्म था उसमें हम लोगों ने कन्वर्ट किया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सोल्यूशन कैसे लिखते हैं मैंने फॉर्मुला बताया था, उसको लगा के हम लोगों ने यहाँ पे, उसके बाद तो इंटीग्रेशन ही है गाइस, आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए था। उसके बाद हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन है जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो ये था गाइस हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज अदर फॉर्म। अदर फॉर्म क्या होता है कि जैसे वहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स था, अब अगर डी एक्स अपॉन डी वाई का भी आ जाता है और उसमें ज़्यादा ईजी होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं क्या है इसमें। इसमें गाइस क्या है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहाँ पे हमारे पास एफ वाई एक्स होगा। जस्ट इसका उल्टा जो हम लोग यहाँ पे पीछे पढ़ के आए ना गाइस, ये वाला यहाँ पे क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स था प्लस एफ एक्स था, एक्स की टर्म्स में वाई बराबर जी एक्स था, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इट इज़ डी एक्स अपॉन डी वाई, रेसिप्रोकल हो गया वहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का। और यहाँ पे एफ वाई की टर्म्स होगी, क्या होगी, वाई की टर्म्स, वाई की टर्म्स हमारे पास इधर होगी, बराबर होगा यहाँ पे भी वाई की टर्म्स होगी, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एफ जी वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स जो है वह मल्टीप्लाई होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यहाँ पे वैरी करेगा, यहाँ पे जैसे वहाँ पे ए टू दी पावर एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पे एफ वाई का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अगर मैं ध्यान से बताऊँ एक चीज़, जो वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इट इज एक्स जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और वाई जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि एफ वाई के साथ या एफ एक्स के साथ फंक्शन के साथ हमारे पास यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये एक बंद बॉक्स में बंद कर देता हूँ इन पूरे दोनों को, ठीक है, जिससे यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, ठीक है सर, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड, इसे इस चीज़ को यहाँ पे जो मैंने किया है इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊँगा जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। यहाँ पे ये हो गया, और इसको हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपको मिलता है। ध्यान से अगर मैं चीज़ को दिखाऊँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, या अब सही है। तो गाइज ई टू द पावर हमारे पास एफ वाई का इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। सोल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सोल्यूशन जो हो जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई होगा, जैसे वहाँ पे वाई मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड बाई बराबर हमारे पास होल इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंपल, ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है, कैसे हमको यहाँ पे लगाना है। सबसे पहली बात तो हमारे पास अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स है बराबर कुछ दे दिया इसके साथ, मैंने इसे क्या किया, मैं ना क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, इस जो है क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ दैट इज डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, एक्स प्लस एक्स कॉस वाई
प्लस वाई साइन, सॉरी वाई क्या है, साइन 2y के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। अगर मैं ये माइनस इस तरफ मतलब इस तरफ ले आता हूँ तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस कॉस, सॉरी एक्स कॉस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे साइन 2y। तो आप अब तो देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे जो है ये वाला फॉर्म बन चुका है, दैट इज़ डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे एफ वाई जो है यहाँ पे माइनस कॉस एक्स जो है, कॉस वाई जो है वो हमारे पास एफ वाई की तरह काम करेगा, एक्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे साइन 2y क्या है, साइन 2y जो है वो हमारे पास जी वाई के काम करेगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये जी वाई एफ वाई, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, अब सिंपल सी बात है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे इधर तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज़ हमारे पास ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस वाई डी वाई, कॉस वाई डी वाई का जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकालने वाले हैं तो ये हो जाएगा कॉस वाई का जो इंटीग्रेशन होता है साइन वाई होता है, तो ई टू द पावर माइनस साइन वाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बारी आती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, हमारे पास फॉर्म बन गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जनरल सोल्यूशन लिखने वाले हैं। सोल्यूशन ऑफ डी ई जो हमारे पास होने वाला है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास क्या था, एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई टू द पावर माइनस साइन वाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे पास होल इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई जो कि हमारे पास साइन 2y के बराबर था, जी वाई हमारे पास साइन 2y के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास ई टू द पावर माइनस साइन वाई, ई टू द पावर माइनस साइन वाई के बराबर, ठीक है सर। अब इसको कैसे हम लोग करने वाले हैं वो देखो, साइन वाई को मैं क्या कर दूंगा इधर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर करना है मेरे को ई तो नहीं, साइन वाई को मैं क्या करूँगा इधर, साइन वाई को मैं इधर टी के बराबर पुट कर दूंगा। साइन वाई को जब मैंने टी के बराबर पुट कर दिया इधर, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा गाइस, ठीक है ना, अगर मैं साइन वाई को जो है टी के बराबर पुट करूँगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सिंपल सी बात है, टी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर हमारे पास माइनस टी, ई टू द पावर माइनस टी बराबर। अच्छा गाइस एक चीज़ मेरे को शायद ये गलती लग रही है कि यहाँ पे साइन 2y हमारे पास इधर हो जाने वाला है, ठीक है सर। तो 2 को मैं यहाँ पे बाहर ले लूँगा, बाहर सिंपल सी बात है, ई टू द पावर टी डी टी, और यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, बाई पार्ट्स लगाना है, सिंपल क्या लगाना है, बाई पार्ट्स आपको यहाँ पे लगा देना है। जब आप बाई पार्ट्स लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई माइनस साइन वाई बराबर हो जाएगा इसके साथ। जब मैं यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाओगे आप, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो इसके बाद आप जो है बाई पार्ट्स से, उन्होंने शायद ऐसा क्वेश्चन किया था क्या, नहीं ऐसी बात नहीं किया था, माइनस टी था वहाँ पे, देखते हैं एक बारी, तो हम बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ई टू द पावर हमारे पास क्या था, ई टू द पावर टी और मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है, यहाँ पे माइनस टी है तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पास देखना पड़ेगा। आप जब बाईपास लगाओगे ये तो हमारे पास अब तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना, इसका आंसर जो होगा सोल्यूशन आपको सिंपल क्या कर देना है, कमेंट करके भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे सी वाला टर्म भी आएगा, ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको सी वाला टर्म आएगा, तो आपको ये जो है सोल्यूशन हो जाएगा वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंपल कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो गाइस आप खुद भी कर सकते हो, सिंपल ये हो गया हमारे पास इधर, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करके बाई पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला फॉर्म भी समझ में आया है अच्छी तरीके से। अदर फॉर्म जो है ये सिंपल इसका रेसिप्रोकल वाला फॉर्म होता है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फॉर्म आने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी हमें जैसे वहाँ पे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म आएगा अभी, और ये हमारे पास दो फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, और यही हमारे पास क्या होता है, बेस होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे वाई डेरिवेटिव वाले टर्म्स हो, यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट होना चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई बराबर जी एक्स, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालो, सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है अच्छी तरीके से। देन हमारे पास अदर फॉर्म में आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, अदर फॉर्म जो है रेसिप्रोकल होता है, दैट इज डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एफ वाई, एक्स होगा मल्टीप्लाई में और हमारे पास जी वाई होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, एफ वाई डी एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, सोल्यूशन जो होगा दैट इज एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एफ वाई डी वाई, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हमारे पास होल इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ऐसे हमारे पास होने वाला है। अब आता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, उसके बाद रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारे पास दो फॉर्म आती है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट जो आता है वो होता है हमारे पास बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो फॉर्म गाइज आपको देखने को मिलता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई, तो होगा ठीक है ना, इतना तो हमारे पास यहाँ पे है, बट जी एक्स के साथ ना गाइज वाई टू द पावर एन, मतलब वाई मल्टीप्लाई में होगा कुछ पावर के साथ। तो हमें क्या करना पड़ता है, अब जो है इस स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डिवाइड कर देंगे, मतलब ऐसा अगर फॉर्म दिखे क्या होगा, हमारे पास ये जो है सेम है, इतना तक तो सेम है, ठीक है, इतना तक सेम है गाइज, अगर मैं बोलूँ तो इतना तक हमारे पास सेम है, बस यहाँ पे जी एक्स के साथ ना वाई टू द पावर एन, मतलब वाई का कुछ पावर मल्टीप्लाई होगा, इतना तो सेम ही है, ठीक है।
तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं अगर ऐसा कभी आ जाता है जिसे हम लोग बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या हमारे पास सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्म क्या होगा, सिर्फ हमारे पास जी एक्स के साथ जो है वाई की कुछ पावर वाली टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो हमें क्या करना है, वो डिवाइड कर देना है होल इक्वेशन को, डिवाइड होल इक्वेशन बाई वाई टू द पावर एन। वो एन जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको वो मल्टी जो है डिवाइड कर देना है। चलो डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन वाई अपॉन एन हो जाएगा इधर, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है सर, प्लस हमारे पास एफ एक्स वाई 1 माइनस एन हो जाएगा। जो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ एन और यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस एन हो जाता है, आपको पता रहना चाहिए तो, ठीक है, बेसिक है ये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी एक्स, ठीक है सर, यहाँ पे जी एक्स रह गया, ठीक है सर। यहाँ पे जब मैंने वाई मतलब वाई एन को मैंने डिवाइड कर दिया होल इक्वेशन से, ठीक है, इतना हमारे पास समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन वाई एन माइनस 1 ये जो आया है ना, इसको मैं टी के बराबर पुट कर दूंगा। क्या करूँगा, टी के बराबर पुट कर दूंगा। जब मैं पुट करूँगा तो वाई पास यहाँ पे 1 माइनस एन, जिसे मैं कहना चाहता हूँ 1 माइनस एन, ये डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं बोथ साइड। इसको मैं टी के बराबर पुट करके डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरफ आएगा, तो 1 माइनस एन वाई टू दी पावर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा, और ये हमारे पास डी वाई बराबर हो जाएगा डी टी। डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड जो करेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा, टी बराबर पुट करके, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्या किया मैंने, सिंपल जो वाई 1 माइनस एन है, ठीक है, वाई 1 माइनस एन है, उसको मैंने टी के बराबर पुट किया, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ एक चीज़, यहाँ पे जो डी वाई अपॉन वाई एन है वो हमारे पास क्या आ रहा है, डी टी 1 माइनस एन के बराबर आ रहा है, ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, डी टी अपॉन डी एक्स से अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स करके, तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ क्या, अब जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो आता है, सोल्यूशन जिसे हम लोग बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, मैंने नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, जो सोल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, क्या आया था पहले देख लेते हैं यहाँ पे, डी वाई, एक सेकेंड, हाँ, डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन वाई एन, ये जो है हमारे पास किसके बराबर आ गया, वो आ गया हमारे पास यहाँ पे डी टी 1 माइनस एन के बराबर आ गया, ठीक है ना, 1 माइनस एन के बराबर आ गया है। तो डी वाई को मैंने डी वाई अपॉन 1 क्या था हमारे पास, अब देखो ये जो है इसका मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ पे, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। हमारे पास जो यहाँ पे था 1 जो डिवाइड करके आया था 1 अपॉन वाई माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई 1 माइनस एन, फिर हमारे पास इधर था जी एक्स के बराबर था, ठीक है सर, इतना तो हमारे पास आ गया था। अब गाइस मैं डी वाई अपॉन वाई एन को क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन 1 माइनस एन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करूँगा इसका यूज़ करके, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे देखूँ डी वाई अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एन को वन अपॉन नहीं, डी वाई अपॉन वाई टू द पावर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी के बराबर लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन डी एक्स लिखो, और यहाँ पे मैं 1 अपॉन 1 माइनस एन लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस एन के बराबर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। बस सिंपली मैंने क्या किया है, डी वाई अपॉन वाई टू द पावर एन की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, दैट इज डी टी अपॉन 1 माइनस एन। एफ एक्स जो है वो सेम रहने दो, वाई माइनस एन की जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू टी के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैंने टी पुट करके यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था वही मैंने यहाँ पुट कर दिया, और जी एक्स की वैल्यू तो जी एक्स ही रहेगी, ठीक है। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट प्रूव करके दिखाया कि कैसे हमारे पास इधर आता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास इधर आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये जो है जेई एडवांस में मेंस में भी आजकल पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा किसका, सोल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगी, वाई की पावर जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन में होगी, ठीक है। तो इतना अगर है, मतलब अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो हमें क्या कर देना है, सबसे पहले जो पावर हमारे पास वाई की पावर जो मल्टीप्लाई में है, वाई को पूरा हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी के बराबर पुट कर देंगे, उसको टी के बराबर पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, आपके पास रिलेशन आएगा कुछ इस तरह से, जैसे आ गया इधर वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे रीसब्स्टिट्यूट करके, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, डी वाई अपॉन वाई टू द पावर एन को मैंने डी टी अपॉन 1 माइनस एन लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारे पास सोल्यूशन आ गया फॉर दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डाउट नहीं है, मैंने आपको प्रूव करके अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया है प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास फॉर्म होता है, कुछ इस तरह का दिखेगा अगर कभी भी, तो हमारे पास क्या फॉलो करना होता है वो मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है सर। ये तो हमारे पास समझ में आ गया है। सबसे पहली बात तो इधर मैं क्या करूँगा ना, एक सेकंड, ये जो है बॉक्स में बंद कर दूँगा, तो इसे थोड़ा सा इधर मैं खिसका देता हूँ, है ना, इधर कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इधर सबसे पहले तो बॉक्स बना दूँगा कुछ इस तरह से हमारे पास इधर, जिससे वो कैद हो जाए, कभी निकल ना पाए। ये बॉक्स बना नहीं, एक सेकंड, हमारे पास इधर बॉक्स बनाना है सबसे पहली बात तो। हाँ, बन गया है गाइस, बन गया, बॉक्स बन गया, कैद हो गई गाइस, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अच्छा सॉरी, एक सेकंड, हाँ बस बस बस, ठीक है। तो गाइस ये था हमारे पास बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम लोग करते हैं, दैट इज रिड्यूसिबल टू हमारे पास यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूस हो गया हमारे पास किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। कैसे हुआ ये देख सकते हो, ये रिड्यूस हुआ ना, देखो। अब तो ये आप कह सकते हो ये जो है हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एल डी ई है, क्या है, एल डी ई है। आप चाहो तो 1/1 - n को मैं पूरे इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको एक पूरा डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, जिससे आपको सेम प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इधर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक अदर फॉर्मेट आता है, मैंने कहा था 2 फॉर्मेट है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अदर फॉर्मेट क्या होता है कि कुछ इस तरह का दिखता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। आपको सिर्फ ये एक चेहरा याद रखना है कि ऐसा भी हमारे पास हुआ तो कैसे करना है, सिंपल सी बात है, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले तो एक सेकंड, मैं इसे क्या करूँगा, बॉक्स में कैद कर दूंगा सबसे पहले। अरे यार एक सेकंड गाइस, हमारे पास इसे मैं क्या करूँगा, हाँ अब सही है। अब मैं कैसे गाइस, ये क्या हुआ है, मैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्या होगा, एच डैश वाई डी वाई अपॉन डी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ एक्स और एच वाई हमारे पास यहाँ पे होगा, उसका डेरिवेटिव जो है वो डी वाई अपॉन डी इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, और जी एक्स जो है वो अकेला होगा। सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा इधर, ऐसा अगर कभी दिख जाए, ऐसा कभी दिख जाए क्या, कि एफ एक्स के साथ जो है वो एच वाई एक फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन में है, और उसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास डी वाई अपॉन डी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, अरे यार हाँ, जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एच वाई को मैं टी पुट कर दूंगा, ठीक है, एच वाई को मैं टी पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे एच डैश वाई जो है वो क्या हो जाएगा, एच डैश वाई डी वाई बराबर डी टी के बराबर हो जाएगा। अगर डी टी के बराबर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ इधर, एच डैश वाई को मैं क्या कर सकता हूँ, डी टी अपॉन डी वाई के बराबर लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एच डैश वाई जो है वो हमारे पास डी टी अपॉन डी वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, डी टी अपॉन डी वाई के बराबर हो जाएगा। अब मैं एच डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्या, एच डैश की वैल्यू सिंपल सी पुट करना है यहाँ पे, डी टी अपॉन डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ एक्स, यहाँ पे एच वाई को मैंने टी पुट किया तो टी मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, ठीक है। आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे, निकल के क्या आ जाता है यहाँ पे, ये कट जाएगा इधर से, और जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन वो क्या आ जाएगा इधर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सोल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा वो हमारे पास इधर सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, अच्छे से लिखता हूँ एक बारी, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी एफ एक्स बराबर जी एक्स। तो ये हमारे पास सेम क्या हो गया, रिड्यूसिबल टू, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन एल डी ई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया इधर, एल डी ई बन गया। इसका आप सोल्यूशन निकालना ईजिली जानते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास इधर एल डी ई बना है, ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, सबसे पहले तो गलती लिख दिया मैंने यहाँ पे, एल डी ई जो बन के आता है ना, क्या आता है, एल डी ई जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाता है, दैट इज़ दिस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है, क्या मैंने किया है, क्या स्टेप्स रहा है वो आपको समझ में अच्छी तरीके से यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, क्या किया मैंने, सिंपल सी बात है, एच वाई को मैं टी पुट किया, और हमारे पास ऐसे जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास यहाँ पे वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और हमारे पास नया एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, जिसे हम लोग रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो दो हम लोगों ने यहाँ पे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, एक तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे वाई की पावर होगी, पूरा बोझ हमारे पास इक्वेशन के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा, उसे डिफरेंशिएट करूँगा, तो हमारे पास एलिमिनेट करके हमारे पास आ जाएगा नया इक्वेशन, जो कि क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिड्यूस कर दिया हमने। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे अदर फॉर्मेट जो है वो देखा कि हमारे पास एच डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ एक्स एच वाई के साथ होगा, तो एच वाई को मैं क्या करूँगा, टी के बराबर पुट कर दूंगा, ठीक है सर, टी के बराबर पुट करके एच डैश वाई मतलब उसको एलिमिनेट करूँगा, एलिमिनेट करके हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी एफ एक्स बराबर जी एक्स के बराबर आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू हम सीखते हैं कि जो हमने अभी सीखा उसको लगाएंगे कैसे, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है टैन वाई 1 + x के, और यहाँ पे 1 + x ई टू पावर एक्स सेक वाई लिखा है, ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। क्या करूँगा मैं, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स को सबसे पहले मैं सेक वाई को डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे पूरे इक्वेशन के साथ, जब डिवाइड करूँगा यहाँ पे 1 अपॉन सेक वाई जो है वो कॉस वाई के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स
देन बराबर है हमारे पास इधर किसके, बराबर है हमारे पास इधर tan, बराबर है किसके साथ हमारे पास इधर जो है हो जाएगा क्या, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो 1/x तो साइड में रखो, ठीक है, और tan x अपॉन sec y मैंने कर दिया इधर sec y, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x अगर मैं साइन अपॉन कॉस लिखा मल्टीप्लाइड बाई 1/cos, ठीक है, दैट इज साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो आपको ये कर सकते हो, बट मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा करने के लिए। इतना नहीं सोच के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन में सेक वाई को डिवाइड कर दिया, सेक वाई को डिवाइड किया तो 1/sec y जो है वो cos y होता है, cos y dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा किसके, 1/x tan x अपॉन sec y, तो ये होता है साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है सेक है, ठीक है, दैट इज़ 1/cos, तो ये कॉस कॉस कट जाएगा इधर से, और हमारा बचेगा क्या, सिर्फ साइन बच जाएगा इधर, तो मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ इधर, साइन वाई लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिख दिया मैंने, साइन वाई लिख दिया, बराबर हो जाएगा हमारे पास, बराबर नहीं प्लस, हमारे पास इधर क्या हो जाएगा 1 + x टू द पावर ई एक्स, ई टू द पावर एक्स, ठीक है सर, ठीक है, इतना हो गया। और मैं इसको इस तरफ ले लूँगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos y dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई अपॉन 1 + x इज इक्वल टू 1 + x ई टू द पावर एक्स। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये जो है हमारे पास जी एक्स बन गया एक जी एक्स, और ये जो है हमारे पास कुछ तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे साइन वाई को क्या कर दूँ, टी के बराबर पुट कर दूँ, क्या कर दूँ, टी के बराबर पुट कर दूँ, तो कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, कॉस वाई डी वाई बराबर हो जाएगा डी टी के, कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कॉस वाई डी वाई जो डी टी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जब हम लोग करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई को मैंने टी पुट किया था, 1/x हो जाएगा हमारे पास इधर, ठीक है, 1/x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/x ई टू द पावर एक्स के। और ये जो है हमारे पास क्या बन गया है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, क्या बन गया इधर हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको यहाँ पे मिल गया है। जब आपको ये जो है लीनियर मिल चुका है, मैं एक बार इसका ये कैलकुलेट कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं चाहूँ इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज आई एफ ई टू द पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/x के बराबर होगा ये डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालोगे वो हमारे पास किसी एल एन अपॉन ये आएगा, एल एन 1/x के, तो जब एल एन कट जाएगा तो माइनस भी हमारे पास इधर चले जाएगा आई गेस, ठीक है, मॉड है तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा इधर, सिंपल सी बात है 1/1 + x, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ बक्से में नहीं, ऐसे मैं ये कर देता हूँ, क्लाउड बना देता हूँ, चलो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जो है प्रोसीड फर्दर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब आपको खुद करना है, इतना कर दिया है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, आपको सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब आपको सिंपल ये सोल्यूशन निकालना है, प्रोसीड फर्दर, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, इतना होप कर सकता हूँ आप कर सकते हो, ठीक है, ओके, इतना हो गया गाइस। ये हमारे पास था, कैसे उन्होंने किया, यहाँ पे हमारे पास अदर फॉर्मेट वाला जो है यूज़ हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एच वाई को टी पुट किया, फिर उसका एच डैश वाई जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना और उसको सॉल्व कर दिया उन्होंने जैसे किया था, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसका रेड्यूसिबल टू, ये देखो ये जो है हमारे पास नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट जब उन्होंने यहाँ पे कुछ तो छेड़खानी की, कुछ तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया जो है रिड्यूस किया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गाइज हमारे पास टॉपिक आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। कुछ आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स मैंने यहाँ पे 4 लिखी है, आपको ये ध्यान रखते हैं कि अगर मैं x² + y² को डिफरेंशिएट करता हूँ, हाफ x² + y² को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह का बराबर आता है, ये देखो एक्स डी वाई प्लस वाई प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है वाई डी एक्स, तो ये डी एक्स वाई का यहाँ पे होता है क्या हमारे पास डिफ्रेंशिएशन। जब मैं एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आता है, एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे इसको प्लस होगा, यहाँ पे एक्स को मैं कॉन्स्टेंट कर दूँगा, यहाँ पे वाई रहेगा सेम, और डी एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स सॉरी डी वाई रहेगा सेम, तो ये इस तरफ यहाँ पे जाएगा, तो एक्स डी वाई अपॉन वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई और ये डी, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारे पास इधर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये कुछ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, हमारे पास ये काम में आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसे हटा देता हूँ, पहले तो मैं इधर हटा के ये ऐसे याद करने की ट्रिक है, ये जो मतलब लास्ट के 2 हैं दैट इज़ 3 और 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है क्या हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे जो 3rd और 4th है उसको याद करने की ट्रिक मैं बताऊँ। यहाँ पे एक्स डी वाई है, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है,
उसमें से एक जो है डिफ्रेंशिएट होता है हमारे पास वाई अपॉन एक्स का, एक होता है हमारे पास इधर डी एक्स अपॉन वाई का। क्या करेंगे सिंपल, अगर मेरे को यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अगर है तो ये इसके बराबर होता है, बट अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर दूँ, इसे इंटरचेंज कर दूँ तो ये इसके बराबर आता है। ध्यान के रखना है, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा तो ये भी एक्स नीचे आएगा, यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे आप नहीं तो आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आपको ये चारों फॉर्मेट यहाँ पे ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लिख देता हूँ, वेरी 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 टू द पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट हमारे पास इधर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, चार फॉर्मेट है, इसकी तरह हम लोग क्वेश्चन से और सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, अगर आप पॉज करके एक बार इसका एसेस लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप याद रखिए, आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए कोई कॉपी पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कैसे आप लोग को अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अपने स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन आता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर है एक्स वाई के। सर ये तो फॉर्मेट बन नहीं रहा, हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मेट नहीं बनना तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमारे पास एडवांस है गाइस। एडवांस के लिए जेई मीन्स के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कुछ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्स डी वाई तो हमारे पास कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, ये तो सेम बन रहा है, तो मैं इसमें कुछ गलती नहीं करूँगा। यहाँ पे एक्स वाई मेरे को दिक्कत है, क्या है, एक्स वाई मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर और वाई अपॉन एक्स अगर मैं कर देता हूँ तो ये कैंसिल आउट के एक्स वाई हो रहा है, ठीक है सर। बन गया सर, बन गया सर, बन गया सर, कैसे बन गया सर, वाई अपॉन एक्स हो गया इधर, ठीक है। अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब देखो ये हो गया हमारे डिनोमिनेटर में, ये लिखा हुआ है, और मैं इसको एक्स स्क्वायर नीचे है तो क्या आता है हमारे पास इधर, दैट इज़ डी अपॉन वाई अपॉन एक्स हो गया, और डिवाइड बाई एक्स वाई अपॉन एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास एल एन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं इसका क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करूँगा तो वो एल एन वन अपॉन एक्स के बराबर आएगा, दैट इज़ वन अपॉन वाई अपॉन एक्स के बराबर आएगा, दैट इज़ बराबर एल एन एक्स वाई, एल एन सॉरी हमारे पास एल एन वाई अपॉन एक्स के बराबर आएगा ना, सॉरी ये तो वाई अपॉन एक्स की एक टर्म है। तो मैं यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा दैट इज़ एल एन वाई अपॉन एक्स प्लस सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है कैसे हम लोगों ने किया। हम लोगों ने अगर फॉर्मेट नहीं दिख रहा है तो हम बनाएंगे उसे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया आपको वाई अपॉन एक्स को डिवाइड करके, ठीक है। और वैसे करके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे जब हम लोग, तो एल एन वाई अपॉन एक्स प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट वही सेम टाइप का हमारे पास यहाँ पे है, इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले गाइस आप ध्यान से देखोगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई क्या लिखा हुआ है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई क्या है, हाफ डी, ये देखो यहाँ पे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई जो है वो हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये हमारे पास डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा, एल एन हमारे पास इधर आ जाएगा हाफ एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन गाइज पूछे जाएंगे ऐसे गाइज, ये तो हमारे पास सिर्फ बेस बनाने के लिए है। ये जो है एज जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं वो आपके क्वेश्चन के बीच में जाके यूज़ होंगे, तो इसलिए आपको ये चारों फॉर्मेट जो है आपको कम से कम पी जाने हैं, आपको ये याद रखना है, कभी कभी भूल नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बक्से में बंद कर देता हूँ जिससे आप कभी भी चाह के भी भूलो मत, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गाइज इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फॉर्मेट होते हैं चार एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के, आपको ये कभी भी नहीं भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये गाइज हमने क्वेश्चन के थ्रू समझा, मतलब समझ भी लिया हम लोगों ने। अब गाइज हमारे पास यहाँ पे कुछ और टॉपिक आता है, छोटे मोटे टॉपिक, उसका हमारा सेशन जो है वो एंड हो जाएगा। तो दो टॉपिक और बचे हैं, एक तो गाइज ऑर्थोगोनल कर्व के बारे में और स्टोरी प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑर्थोगोनल कर्व के बारे में, अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कर्व हैं, फैमिली ऑफ कर्व है ये, ठीक है ना। F1 जो है वो फैमिली ऑफ कर्व है, ग्रीन है और यहाँ पे पर्पल में मैंने रिप्रेजेंट किया है, और दोनों के बीच जो है इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने एंगल बनाया थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा, हर जगह जो है एंगल थीटा उन्होंने बनाया, सेम एंगल ये बना रहे हैं। ये जो है फैमिली ऑफ कर्व है, क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है। अब मैं क्या कमेंट करने वाला हूँ, अगर थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, थीटा जो है अगर सेम आता है हर जगह, सेम एवरीवेयर, जैसे इस केस में है सेम एवरीवेयर अगर आता है, सेम एवरीवेयर अगर आता है, तो जो कर्व्स हैं, जो फैमिली ऑफ कर्व है वो क्या है, आइसोगोनल कर्व है, आइसोगोनल कर्व, आइसोगोनल कर्व, ठीक है सर। अगर मतलब थीटा सेम हुआ तो आइसोगोनल, और अगर थीटा जो है पाई बाई 2 के बराबर आ गया, क्या गया, पाई बाई 2 के बराबर आ गया गाइस, ठीक है ना, क्या गया, पाई बाई 2 के बराबर आ गया हर कर्व के इंटरसेक्शन में, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्थोगोनल कर्व बोल देंगे, ऑर्थोगोनल कर्व यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है।
अब ऑर्थोगोनल कर्व समझ में आ गया सर। ऑर्थोगोनल कर्व कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा फैमिली ऑफ कर्व का, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स दिखे मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई में। देन मैं सॉल्व करूंगा न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ पे ऑर्थोगोनल कर्व का इक्वेशन यहाँ पे निकाल लूँगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल कर्व होगा ये, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। पाई बाई 2 अगर होता है तो ऑर्थोगोनल कर्व होगा, और अगर थीटा जो है वो सेम है हर जगह जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो उसे मैं क्या बोलूँगा, आइसोगोनल कर्व। ये भी दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कब होता है कौन सा, पाई बाई 2 जब होगा दैट इज ऑर्थोगोनल कर्व। और कभी भी हर जगह एक पॉइंट में हमारे पास सेम अगर थीटा है तो हमारे पास क्या बोलेंगे उसे, आइसोगोनल कर्व। स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल कर्व क्या होगा, हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई के अंदर, और हमारा फिर नया जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनेगा उसको सॉल्व करके हम बस नया ऑर्थोगोनल कर्व का इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, बना लेंगे, ठीक है सर। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन गाइस करके बता दो जिससे हमारे पास और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। कर देते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा ये तो ऊपर आ गया, मैं एक सेकेंड, हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड ऑर्थोगोनल कर्व का इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे को इसका ऑर्थोगोनल कर्व का इक्वेशन चाहिए तो फैमिली ऑफ सर्कल है ये, ठीक है ना। फैमिली ऑफ सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर मैं इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, दैट इज 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज बराबर 0, बिकॉज ए जो है यहाँ पे क्या है, ए जो है कमेंट कीजिए अगर आपने अभी तक देख लिया है सेशन तो ए आपको जल्दी पॉज करके कमेंट कीजिए, ए क्या है, हाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है सर। मैंने पढ़ाया था आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू अगर मैं बदल दूँ तो हमारे पास कर्व का फैमिली ऑफ कर्व मेरे को मिलता जाएगा, ठीक है सर। ये हमारे पास इधर आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, माइनस एक्स अपॉन वाई के बराबर आ रही है, माइनस एक्स अपॉन वाई के बराबर आ रही है, ठीक है सर। माइनस एक्स अपॉन वाई के बराबर आ रही है। मैंने जस्ट इसको क्या किया है, माइनस 2x अपॉन 2y किया है तो वो हो गया हमारे पास इधर, ठीक है सर। इधर आ गया। मैंने क्या बोला था, अगर मेरे को ऑर्थोगोनल कर्व का इक्वेशन चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई से, ठीक है सर। तो मैं अगर रिप्लेस करूँगा इसको तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, एक्स अपॉन वाई के बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफकोर्स। तो ये माइनस माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक बार कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। डी वाई अपॉन वाई बोथ साइड में इंटीग्रेट करूँगा, क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। मेरे पास क्या मिल जाएगा, एल एन एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा एल एन वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। आप चाहो तो यहाँ पे भी सी लगा सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। एल एन वाई बराबर हो जाएगा एल एन वाई प्लस सी के, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई जो है वो क्या हो जाएगा, इधर सिंपल सी बात है गाइस। चाहूँ अगर मैं, सिंपल सी बात है, एल एन एक्स अपॉन वाई जो है हमारे पास सी के बराबर है, एक्स अपॉन वाई जो है सी के बराबर है, एक्स अपॉन वाई जो है वो हमारे पास एल एन एक्स अपॉन वाई जो है वो सी के बराबर है, एक्स अपॉन वाई जो है वो ई टू द पावर सी के बराबर है। और यहाँ से जो है आप कमेंट कर सकते हो कि वाई बराबर, या फिर ऐसे एक्स बराबर ई टू द पावर ई सी हो जाएगा क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, कह सकते हो आप क्या, का सोल्यूशन ऑफ, या फिर का वो ऑर्थोगोनल कर्व हमारे पास ये है, ऑर्थोगोनल कर्व का इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है। तो ऐसे करके कैसे हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्व का इक्वेशन या फिर क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना पड़ता है, डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करना पड़ता है माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई के, और फिर हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारे पास लास्ट टॉपिक होने वाला है इस पूरे चैप्टर का। उसके बाद हमारा सेशन जो है वो एंड हो जाने वाला है, दैट इज स्टोरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्टोरी प्रॉब्लम्स में क्या होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। बट गाइस उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आपने एओडी में पढ़ा था मेरे से, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो होता है वो आपने पढ़ा है, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है सब नॉर्मल वो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है एओडी चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हो। मैंने फिर भी फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, जो कि हो सकता है इस मतलब स्टोरी प्रॉब्लम्स में काम है, ठीक है ना। एक नया चीज़ जो आपने नहीं पढ़ा है, जो बताया भी नहीं था मैंने, कि लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है ना। लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, कोई भी कर्व है उसका लेंथ अगर मेरे को जानना है तो एक्स ए से एक्स बी मेरे को यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व चाहिए। एक्स एक्स जो है वो एक्स बी जो है वो हमारे पास लिमिट है जहाँ पे वो कर्व जो है वो लाई कर रहा है, कोई भी लिमिट जहाँ पे वो कंटिन्यूस है वो कर्व, वहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बी से लेकर एक्स ए मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स के साथ, ठीक है सर।
तो यहाँ पे सिंपल y1 वाला टर्म हटा दो तो वही हमारे पास आ जाएगा इधर से, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बी से लेकर एक्स हम लोग इंटीग्रेट करेंगे रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व जो है ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, तो मैंने ये सारे फॉर्मूलाज एक जगह यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर हमारे पास सेशन भी हम लोग एंड करेंगे। क्वेश्चन बोलता है, जो क्वेश्चन आता है हमारे स्क्रीन में आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टन कंट्री इज नोन टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू। ये स्टोरी प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी वहाँ से हमें एक डिफरेंशियल कर्व का इक्वेशन चाहिए, उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन निकालेंगे और सोल्यूशन से हमारे पास जो भी उस रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास पूछा होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो यूज़ नहीं होगा, बट कभी कभी क्वेश्चन में जो है ये फॉर्मूलाज भी यूज़ हो जाते हैं, तो मैंने इसीलिए आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है और देखते हैं क्या यहाँ पे यूज़ होगा। The population of a certain country is known to increase at a rate proportional to number of people living in the country. If after 2 years the population has doubled, ठीक है सर, एक क्या हुआ, एक तो पॉपुलेशन है हमारे पास, कोई सर्टेन कंट्री है उसमें पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, रेट इंक्रीज़ कर रहा है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीपल जो है वो प्रेजेंट कितना प्रेजेंट है वहाँ पे, उसके हिसाब से वो ये कर रहा है। मान लेता हूँ नंबर ऑफ पीपल जो है पी है उस हमारे पास यहाँ पे, तो डी पी दैट इज़ पीपल कितने हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन dt के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन के। मैंने पॉपुलेशन को p मान लिया, ठीक है सर, p मान लिया। जो ये है वो क्या है हमारे पास, dp अपॉन dt इज पॉपुलेशन जो है वो किसकी तरह, नंबर ऑफ पीपल लिविंग। तो मैं ये कमेंट कर सकता हूँ, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ एक बारी, क्या पॉपुलेशन जो है सर्टन कंट्री का वो इंक्रीज़ हो रहा है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री। तो पॉपुलेशन दैट इज dp अपॉन dt, एक सेकेंड, पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, dp अपॉन dt समय के साथ जो है इंक्रीज कर रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू हमारे पास पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। तो पीपल, नंबर ऑफ पीपल जो है मैंने p से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इतना हमारे पास समझ में आ गया। वो कह रहे हैं आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन हैज डबल, 2 साल के बाद 2 years के बाद पॉपुलेशन जो है हमारे पास 2p हो गया, ठीक है सर। आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन इज, 3 years के बाद जो है पॉपुलेशन क्या हो जाता है, पॉपुलेशन हमारे पास इधर 20,000 के बराबर हो जाता है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग, इनिशियली लिविंग कितना हमारे पास यहाँ पे लिव कर रहे होंगे, ठीक है सर। तो मैं अगर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या मान लेता हूँ t बराबर जब 0 है, इनिशियल जो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, इनिशियल निकालने को कह रहा है ना वो, इनिशियल जो t बराबर जब हमारे पास 0 है तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है हमारे पास p0 मान लिया मैंने, ठीक है सर, p0 मैंने इनिशियल टाइम में। आफ्टर टाइम t, मान लो मेरे पास कोई टाइम t हो गया, प्रेजेंट जिसे मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंटली वहाँ पे जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो p मान लिया मैंने। उसके बाद हमारे पास t बराबर जब 2 होगा, 2 years, यहाँ पे हमारे पास 2p नॉट, और यहाँ पे जब t बराबर 3 होगा तो उन्होंने दे रखा है क्या, 20,000। ये उन्होंने जो है क्या दिया है, डेटा दिया है उन्होंने हमारे पास, ठीक है। तो मैं इस डेटा को थोड़ा सा ऊपर नीचे ले जाऊँगा और यहाँ पे, अरे यार एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इस चीज़ को हटा सकता हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम चीज़, तो ये मैं इस तरफ को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ये दे रखी है और हमारे पास ये दे रखा है कि जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो इतना हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। वो कह रहे हैं कि p0 की वैल्यू हमारे पास इधर बतानी है, यही बताना है। मैंने पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया है और हमारे पास कैसे निकालेंगे p को, मतलब p0 को, ठीक है सर। p0 निकालने के लिए मेरे को जो लग रहा है, इन्होंने क्या बोला, dp जो है वहाँ पास dt के बराबर है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, मान लो वो कांस्टेंट जो है वो k है, kp के बराबर है, ठीक है सर, kp के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, dp अपॉन वेरिएबल सेपरेबल ऑफकोर्स, ठीक है, dp अपॉन p बराबर हमारे पास dt अपॉन k dt, ठीक है। बोथ साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ln p बराबर हो जाएगा हमारे पास kt प्लस ck। एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है, एक क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गया हमारे पास, सिंपल सी बात है, इक्वेशन हमारे पास इधर आ गया। एक सेकेंड बन जा भाई, अरे यार एक सेकेंड गाइस, हमारे पास इधर हमारे पास एक इक्वेशन आता है, क्या एक कर्व का इक्वेशन आ गया, ठीक है सर, इतना हमारे पास आ गया। जो एन पी है वो के टी प्लस सी के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास के टी प्लस सी के बराबर है, पी की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, आप देखो, पी की वैल्यू जो है हमारे पास ई टू द पावर के टी, कैसे करता हूँ दिखाओ, बताता हूँ आपको, करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। क्या यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज़ बात करने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। अब ये हमारे पास इक्वेशन अगर आ गया है, मान लो मैं निकालना चाहता हूँ क्या,
टी बराबर जीरो में, अगर ये तो हटा देता हूँ एक सेकेंड हमारे पास, अगर मैं टी बराबर जीरो की बात करता हूँ तो हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो पी नॉट के बराबर आना चाहिए, है ना, पी नॉट के बराबर आना चाहिए। तो एल एन पी की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा किसका, सी, तो हमारे पास जीरो के बराबर आ गया, ठीक है ना, जीरो के बराबर आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे पी नॉट हमारे पास ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ई सी के बराबर हमारे पास हो जाएगा, ई सी के बराबर हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टी बराबर टू रखता हूँ जस्ट, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू पी नॉट, क्योंकि यहाँ पे पी नॉट में हमारे पास टू पी नॉट के बराबर है, तो टू पी नॉट इस बराबर हमारे पास ई टू द पावर टू के प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। थर्ड क्या, अगर मैं टी बराबर थ्री रखता हूँ तो हमारे पास 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा बराबर ई टू द पावर थ्री के, ई टू द पावर थ्री के प्लस सी के बराबर आएगा, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गया। और तीन इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप निकालोगे, यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ई टू द पावर टू के की वैल्यू जो है वो टू के बराबर आ जाएगी, और यहाँ से पी नॉट की वैल्यू जो है, अब गाइस ये तो सिंपल हो गया, पी नॉट की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो क्या, 10,000 अपॉन 1.414 रूट के अंदर आएगा, दैट इज 7 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल हो जाएगा क्या, 7071 के बराबर आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है ना। तो कैसे किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा यहाँ पे एडवांस तो नहीं बोलूँगा, फिर भी एडवांस आप मान सकते हो, ठीक है ना, एडवांस या जेई मेंस भी आप कह सकते हो, जेई मेंस भी अभी सेम पहुँच गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का हमारे पास ये है, क्या है हमारे पास इधर पॉपुलेशन कैसे निकालना, सबसे पहले उन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है वो हमारा प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। टी बराबर जीरो में मान लिया मैंने, ये इनिशियल क्या है हमारे पास, इनिशियल पॉपुलेशन पी नॉट, प्रेजेंट में हमारे पास पी है, टी बराबर टू पे टू पी नॉट हो जाता है एंड डबल हो जाता है, एंड टी बराबर थ्री पे हमारे पास 20,000 पॉपुलेशन हो जाता है। तो मैंने क्या किया, डी पी अपॉन डी टी को मैंने के पी के बराबर किया, इंटीग्रेट किया वेरिएबल सेपरेबल लगा के, एल एन पी बराबर के टी प्लस सी आ गया। यहाँ से मैंने टी बराबर जीरो पे, टू पे और थ्री पे, तीनों वैल्यू पे टी बराबर जब होगा तो मैंने क्या निकाला, यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू निकाली। तीन इक्वेशन, तीन अननोन से मेरे को यहाँ पे ई टू पावर टू के ऐसे मेरे को मिल गया, और यहाँ से मेरे को पी नॉट की वैल्यू आसानी से मिल गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये पूरा चैप्टर जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पे जो है कवर किया है आज, देख सकते हो आप हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले बेसिक फंडे के साथ, कौन सा ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर जिसे हम लोग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बोलते हैं वो क्या होता है, फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन किया, सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे तीन टाइप के हमारे पास होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उसके बाद रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देन हमारे पास इधर रेयरेस्ट फॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, भूलना मत ये। उसके बाद आता है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सॉल्व करते हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पे, ये रहा। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला कह ये वाला टॉप कैटेगरी है, 100% क्वेश्चन अगर इससे आएगा, ठीक है ना। होमोजीनियस से पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, बट इससे तो हमेशा पूछा जाएगा 100% सवाल, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन किया, उसके बाद रिड्यूसिबल अदर फॉर्म क्या होता है वो देखा, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, बर्नौली थ्योरम और एक अदर फॉर्मेट जो होता है वो भी मैंने आपको बताया था। देन क्वेश्चन किए, देन हमारे पास आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन्फिनाइट तक हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन के बीच में जो है ये हमारे पास लगता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन की ऑफकोर्स ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है, जब हमारे पास कर्व के बीच में पाई बाय टू बने, और जब अगर थीटा जो सेम हमारे पास हर एवरीवेयर हो तो हमारे पास आइसोगोनल कर्व बनता है। कैसे सॉल्व करते हैं, डी अपॉन डी को मैं बराबर कर दूंगा माइनस डी अपॉन डी के, और फिर प्रोसीड करूँगा न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। उसके बाद आता है स्टोरी प्रॉब्लम्स, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लेंथ ऑफ कर्व, टेंजेंट नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट नॉर्मल, ये सब आपको याद रखना है। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, बट क्वेश्चन के बीच में ये लग सकता है, तो आपको फॉर्मुलाज यहाँ पे याद रखने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल सा हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और कैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप जब अगर चलोगे तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे इजीली सॉल्व होगा। तो ये मैंने सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया, आंसर यहाँ पे, ठीक है, करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ गाइस हमारे पास आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, सारी छोटी सी छोटी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, और
जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको अपडेट्स नोटिफिकेशन सारे यहाँ पे मिल सके। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया गाइस। वहाँ पे मैं फॉर्मूला शीट्स, नोट्स वगैरह, सेशन पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलने वाला है, डेली अपडेट्स भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके कर लीजिए। और आज ही गाइस हमारे पास जो है इसी के साथ हमारे पास इस सेशन तो एंड होता ही है, और इस पूरे सीरीज़ का भी हमारे पास आज समाप्ति होता है, ठीक है। समाप्त होता है आज पूरा सीरीज़। और ऐसे ही हमारे पास और सीरीज़ लाते रहेंगे। पूरा कैलकुलेशन उन्होंने बहुत डेप्थ में अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज़ किया है। छोटी सी छोटी कंसेप्ट्स को हम लोगों ने अच्छे नोट्स में, प्रॉपर नोट्स के आपके लिए मैंने यहाँ पे बनाए थे, और उससे हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा यहाँ पे कैलकुलस का रिवीजन जो सीरीज़ चल रहा था वो आपको पसंद आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।